Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Surbhan Singh Rajput and I'll be teaching you physics. तो यार गाइस, इस पूरे सेशन के अंदर अपन SHM और वेव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. खासकर SHM एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और वेव्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. लेकिन कुछ एरियाज हैं, कुछ जोन हैं जहां से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, राइट जैसे स्प्रिंग कनेक्टेड विद अ ब्लॉक. ऑल राइट, एक ये चीज़ हो गया. ठीक है, सिंपल एसएचएम की वो जो मोशन वाली इक्वेशंस होती है कि भाई किस पॉइंट पे, टाइम ऑफ पॉइंट पे कहाँ रहेगा पार्टिकल, राइट. और पुली के साथ कनेक्टेड स्प्रिंग, ठीक है, या फिर सिंपल पेंडुलम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट एवरीवन. तो ये 3-4 टॉपिक यहाँ हो गए. और थोड़ा सा और आगे चलोगे तो अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो साउंड वेव स्पेसिफिकली रेजोनेंस ट्यूब हो गया, कॉलम मेथड हो गया, एयर कॉलम मेथड हो गया. एंड अगेन व्हाट इट इज़ डॉपलर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है. और स्टैंडिंग वेव्स जो भी बनती हैं भैया, दोनों एंड फिक्स्ड रहे या दोनों एंड फ्री रहे, ठीक है. तो सब चीज़ों को अपन सम अप करेंगे और हम आज खत्म करेंगे ऑसिलेशंस के बारे में, एसएचएम एंड वेव्स के बारे में डिस्कशन. ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर. तो चलिए शुरू करते हैं. बूम बूम. सबसे पहली बात होती है कि भैया एसएचएम क्या होता है. तो भाई आपको पता होगा क्या कि भाई जो मोशन होता है, जो भी पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस हो जाता है ऑसिलेटरी मोशन, और उसका भी एक स्पेशल केस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. मैं आपको दोबारा बता देता हूं, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ध्यान सुनना, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, वापस से अपने पाथ और अपने पोजीशन को रिपीट करना स्टार्ट करें. कुछ भी हो सकता है. आप डेली 8 बजे कॉलेज जाते हो, डेली 8 बजे स्कूल जाते हो, राइट. लाइक अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है 1 साल के अंदर. तो ये सब कैसे हैं? पीरियोडिक मोशन है. पीरियोडिक मोशन का एक स्पेसिफिक केस होता है बेटा. कौन सा? अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब उसी पाथ पे जा रहा है और आ रहा है, क्लियर है, तो वो कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन को गवर्न करने के लिए एक इक्वेशन दी जाती है, क्या? कि जो फोर्स है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो फोर्स है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, राइट, ध्यान से सुनना, -x की पावर 2n + 1 के, मतलब ऑड के, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट x का है बेटा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, उसकी ऑड पावर से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे तो जो कहलाता है वो कहलाता है एक ऑसिलेटरी मोशन. और इसी ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली वेरी करे, यानी जब n की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये किसका केस होता है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस होता है. तो मेक श्योर ये चीज आपको पता हो, ठीक है भैया, कि भैया ऑसिलेटरी पीरियोडिक का एक पार्ट है और एसएचएम उसका एक केस है. ऑलराइट, तो फॉर लीनियर एसएचएम वी हैव known that f is directly proportional to -x where x is displacement from mean position. इस चीज का ध्यान रखेंगे. क्या होता है छोटे? ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. मीन पोजीशन कौन सी है बेटा? सामावस्था वाली पोजीशन है, क्लियर है क्या? तो एसएचएम के अंदर क्या होता है छोटे? अगर पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाता है तो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स होना, एक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर है? क्लियर है सर. मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द मीन पोजीशन. इस चीज का आपको समझ में आ गया? करेक्ट है. तो एफ को क्या लिख सकता था छोटे? देख ध्यान से, एफ को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन. तो m/d2x/dt² इक्वल टू -kx, राइट एवरीवन. यहीं से आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है छोटे इसके? md2x/dt² प्लस k इंटू x इक्वल टू 0. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो कोई भी पार्टिकल जिसका पोजीशन ऐसे वेरी करे वो क्या कहलाएगी बेटा? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी. ठीक है, ये हो गया लीनियर. अगर सिमिलर एंगुलर एसएचएम की अगर मैं बात करूं, जो कि अपन पेंडुलम वगैरह में देखेंगे बेटा, तो उसके अंदर फोर्स जो होता है किससे रिप्लेस हो जाता है? टॉर्क से. और एक्स जो हो जाता है वो एंगुलर पोजीशन से. क्लियर है क्या? क्लियर है सर. और ए जो है वो अल्फा से रिप्लेस हो जाता है. क्लियर है? सेम वही वाली कहानी है वापस से. मतलब क्या लिख दूं मैं? m/d2 थीटा अपॉन dt² इक्वल टू k, नहीं, प्लस k टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल टू 0.
देखो बस x बदला है, x सिर्फ थीटा में कन्वर्ट हुआ है, राइट? तो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन अभी भी है। तो भाई अगर कोई एंगुलर एसएचएम हो रहा है तो उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट? सिमिलरली अगर इसका सॉल्यूशन की बात करोगे तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मैं बात कर देता हूं खटाक खटाक सारे वेरिएबल्स की, ठीक है? तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की अगर मैं बात करूं बेटा, तो भैया a क्या बताता है? एम्पलीट्यूड। क्या बताता है? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड एक्चुअली होता क्या है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी, मीन पोजीशन से मोशन के दौरान मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी क्या कहलाती है? छोटे। एम्पलीट्यूड कहलाती है। ओमेगा क्या कहलाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या कहलाता है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन बाय 2 पाई बाय डेल्टा टी और 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है भैया? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, कितना फ्रीक्वेंट है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए हैं, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड्स। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर, एकदम सॉलिड है। कोई लोड है क्या? नहीं है सर। चलिए, ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा का पूरा ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान सुनना, फेज एंगल को, फेज एंगल को। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे। मतलब x क्या बता रहा है? ये जो इक्वेशन है वो क्या बता रही है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। क्लियर है? क्लियर है। जिसमें से ओमेगा टी प्लस फाइव आपको एक्चुअली क्या बता रहा है बेटा? ये टोटल फेज एंगल बता रहा है कि कहां पे है। क्लियर हो गया? क्लियर है। तो ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो क्या कहलाता है? फेज एंगल। यहां पे फाइव होता है इनिशियल फेज कांस्टेंट। क्या कहलाता है भैया? इनिशियल फेज। इनिशियली पार्टिकल कहां पे है? ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपन हल्का सा एक बार डिग इन करते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। देखेंगे ध्यान से। मतलब अगर एक कोई एक पार्टिकल है बेटा, देख ध्यान से, ऐसे की तरफ मूव कर रहा है। मान लो ये मेन पोजीशन है, पहले इधर गया, उसके बाद घूम के वापस आया, फिर इधर गया, मतलब समझ रहे ना, इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो जितना समय लगा इसको वापस से अपने मीन पोजीशन पे आने को, इसको बोलते हैं बेटा टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अगर टी की वैल्यू 0 पुट कर देगा और फाई की वैल्यू भी 0 होगी तो क्या बताएगा? तो बताएगा x की वैल्यू 0 होगी। करेक्ट है क्या? t 0 फाई 0 मतलब x की वैल्यू 0। मतलब इनिशियली फाई सबसे पहले अगर जैसे ही आपने देखा फाई इक्वल टू 0 तो आप क्या समझ गए? फाई इक्वल टू 0 देखने पे आपने क्या समझ में आया? आपको पता चल गया अरे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है भाई, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। फाई इज इक्वल्स टू जैसे ही आपने देखा पाई बाय 2, तो आप t इक्वल टू 0 जैसे ही पुट किए तो क्या पता चल गया? x इक्वल टू a साइन 0 प्लस पाई बाय 2 साइन कॉस पाई बाय 2। करेक्ट है कि नहीं? देख लो भाई, x इक्वल टू a साइन t इक्वल टू 0 आपने पुट किया है ना, प्लस फाई कितना किया? पुट पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। तो x की वैल्यू कितनी पता चल गई? a। मतलब यहां से क्या पता चला कि भाई इनिशियली पार्टिकल यहां था, अब इसने मोशन करना स्टार्ट किया है। करेक्ट है क्या? तो फाई आपको बताता है कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है और कैसे मोशन करना स्टार्ट हुआ है। चमक गया कि नहीं? बिल्कुल सही सर। अच्छा, कई लोग इसको एक सर्कल मेथड से भी करते हैं। कई लोग क्या करते हैं बेटा? इसको एक सर्कल मेथड से भी करते हैं। वो भी एक अच्छा मेथड है, नो डाउट। लेकिन अगर सर्कल मेथड आपको समझ में नहीं आता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एक्चुअली मैं आपको एक तरीका बताता हूं करने का। अगर आपको सिर्फ इतनी सी फील है इस इक्वेशंस की, अगर आपको फील है ना बेटा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। एक इक्वेशन और लिख लेता हूं भैया। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसको डिफरेंशिएट कर दे तो कितना हो जाएगा? ये a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक्सेलरेशन की कितनी हो जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। करेक्ट है क्या? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप 2-3 इक्वेशंस और याद कर सकते हैं भैया। जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन तो आपको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिर्फ ये 4 इक्वेशन याद रख छोटे, तू कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी। करेक्ट है क्या? देखना कैसे, देखना कैसे।
आपको इतना पता चल गया कि भैया ए साइन ओमेगा टी का मतलब होता क्या है, आपको इतना समझ में आ गया कि भैया सर आपने लीनियर मोशन की बात कर रखी है, एक्स जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो एकदम यहां पे होगा, फाई की वैल्यू पाई बाय 2 यहां, और फाई की 0 से लेकर पाई बाय 2 की कुछ भी वैल्यू होगी तो यहां से लेकर यहां तक के बीच वाला मोशन होगा। फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में आएगा, पाई बाय 2 में फिर वापस से क्या पाई बाय 2 ऐड कर, पाई बाय 2 से पाई पे आएगा तो तेरे को इतना फील आ गया यार यहां कहीं होगा, ऐसे जाते वक्त होगा। फील करना छोटे है ना, फील करना एकदम आएगा। और 3 पाई बाय 2 से ज्यादा, पाई से ज्यादा है, पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 तक समझ में आ जाएगा एरिया ये है। और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में समझ में आ गया एरिया ये है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। मान ले इनिशियल आपको 3 पाई बाय 2 फेज दे रखा, तो आपने पता कर लिया ना भैया यहां है, अब यहां से मोशन कैसा स्टार्ट करेगा, ऐसे ही करेगा ना यार भाई, यस और नो, यस सर। तो बस तेरे को फील होनी चाहिए, और तेरे को पता है यहां से लेके यहां तक जाने में t/4 टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक वापस t/4, यहां से यहां तक वापस t/4, यहां से यहां तक वापस t/4, यस और नो, यस सर। बस अब आखिरी एक कनेक्शन बचता है कि सर किस पोजीशन पे जाने में कितना टाइम लगेगा, ये बता दो बस सर, बाकी तो अपन कर लेंगे। तो एक और फॉर्मूला याद रखना आप लोग, एक फॉर्मूला और याद रखेंगे आप, कौन सा बता देता हूं भैया, जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है, पाथ के बीच के लिए, ठीक है, ये वहां वेव में भी काम आएगा, इसलिए मैं दोनों फॉर्मूला एक और लिखवा देता हूं, या फिर 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई तू आराम से ये बता सकता है, ध्यान सुनना, तू आराम से ये बता सकता है अगर दो पार्टिकल के बीच की सेपरेशन तुझे पता है तो तेरे को पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच की फेज दूरी कितनी है, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। समझा भाई मेरे? हाँ सर समझा, तो बिल्कुल समझा। सिमिलरली अगर दो पाथ के बीच का तेरे को टाइम पता है कि इस पे ये टाइम लग रहा है, इस पे ये टाइम लग रहा है, तो तू ये बता सकता है कि दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है। दीज टू फॉर्मूलाज कंबाइनिंग विद x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, V is equals to a omega cos omega t plus 5, a is equals to minus omega square a sin omega t plus 5, V is equals to omega under root of a square minus x square, and a is equals to minus omega square x। ये फॉर्मूला अगर आपको आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी सिंपल हार्मोनिक के वो मोशन वाले प्रॉब्लम करने में। ऑलराइट एवरीवन, एक दो एग्जांपल अपन देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से फील हो जाए कि मैं क्या कहने वाला हूं या क्या कहना चाहता हूं। चलिए तो करते हैं एक प्रॉब्लम भाई, पहले इस चीज पे करते हैं, ठीक है, एनर्जी पे बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले एक दो प्रॉब्लम उठा के देखते हैं सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ऑलराइट एवरीवन, चलिए देखो, आइए देखते हैं एक प्रश्न, ध्यान से देखिएगा बेटा, जो भी अपन ने पढ़ा है उस चीज को अपन अप्लाई करने वाले हैं। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर, व्हाट डज द प्रॉब्लम से छोटे, इट सेज अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा इज इक्वल्स टू फलाना ढमकाना 6.28 रेडियन पर सेकंड, a is equals to 10 centimeter, find the first point, that is the time period, second the maximum speed, third the maximum acceleration and so on। let us try to find out first the time period। तो भाई बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही छोटा सा सवाल, एकदम 2 रुपीज प्रॉब्लम। ओमेगा की वैल्यू दे रही है 6.28 रेडियन पर सेकंड, यू कैन राइट इट 2 पाई रेडियन पर सेकंड, है ना। सो व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड, दैट वुड बी 2 पाई बाय ओमेगा, that would be 1 seconds। फर्स्ट पार्ट इज एज सिंपल एज दैट, सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है, मैंने इसलिए सारे फॉर्मुलेस का एमएलगम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मुलेस यूज होंगे। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड, देखिए तो भाई किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी छोटे, सर ए ओमेगा के बराबर, क्योंकि उस केस में साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या हो जाएगा छोटे, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो v max will be given by a times of omega। so could I say that v max will be omega we have already given, ठीक है, a we have already given will be 10 centimeters into omega। omega कितना भैया, ओमेगा है 6.28 और यू कैन से 2 पाई, और यू कैन से 2 पाई, तो 20 पाई
centimeters per second. Now the third part is find the maximum acceleration. Third part is maximum acceleration. Acceleration होता कितना है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो भाई ए मैक्स कितना दिख रहा है आपको? सर उसकी वैल्यू तो होगी ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर. मॉड की बात कर रहा हूं मैं, ना साइन वाइन गया भाड़ में. ठीक है, तो ए ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो कितना हो जाएगा छोटे? ए की वैल्यू कुछ नहीं है 100. ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर. क्लियर हो गया क्या? देख लो ध्यान से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. ऑल राइट, तो ए ओमेगा स्क्वायर ए है ना, सॉरी 10 10 10. ठीक है, ये काट दो. तो कितना हो जाएगा ये? 40 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर हो गया क्या बच्चे? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं किसी को? नहीं सर, चले आगे तरफ है. तो ये भी हो गया. चौथा, द स्पीड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन. ये भी बहुत आसान है, आपको पता है भाई. आपसे स्पीड पूछिए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें. तो कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. राइट. ए बोले तो कितना छोटे? 100 माइनस, है ना, कितना बोला है? 6 सेंटीमीटर. बोले तो 36. 100 में 36 गया 64. 8 दूनी हो गया ये 16 पाई सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. All right everyone, all right sir. Now let's come to the last part. The speed at t equal to 1 by 6 seconds assuming motion start at t equal to 0 from rest. कहाँ से start हो रहा है? Rest से start हो रहा है. तो देख ध्यान से, तो आपको पता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है. यस सर, एब्सोल्युटली. ठीक है, और वेलोसिटी जो होती है वो होती है ए ओमेगा, सही है, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. यस और नो? यस सर. सर एट टी इक्वल टू 0 द स्पीड इज 0. यस और नो? क्वेश्चन में मेंशन्ड है. तो भाई स्पीड की वैल्यू 0 रख दो एट ओमेगा कॉस ऑफ 5. सही है क्या? बिल्कुल सही है सर. दैट मस्ट बी दैट 5 मस्ट बी इज इक्वल्स टू हाउ मच? पाई बाय 2. भाई कॉस पाई बाय 2 ही तो 0 होता है. हाँ सर, क्लियर है. और जिस बच्चे को फील है वो डायरेक्टली बोल सकता था कि सर फेस पाई बाय 2 है, क्योंकि सर जब मोशन स्टार्ट होगा यहाँ से तो सर यहाँ इसके पास मैक्सिमम स्पीड रहेगी, लेकिन यहाँ पे मिनिमम स्पीड दैट इज 0 रहने वाली है. और वापस जाएगा इधर, वापस से यहाँ पे वापस से 0 और घूम के आएगा तो वापस से मैक्सिमम स्पीड रहने वाली है. ठीक है, खैर एनीवेज आगे चलते हैं. द स्पीड एट t इक्वल टू 1 by 6 seconds assuming motion start at t equal to 0 from rest. ऑल राइट एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ सर. चलिए आइए देखते हैं. तो v की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा? ये होने वाला है a कितना था? 10 सेंटीमीटर्स. ओमेगा कितना था? 2 पाई. करेक्ट है, करेक्ट है. कॉस ऑफ ओमेगा कितना था भाई? 2 पाई बाय 6 प्लस 5 की वैल्यू कितनी बेटा अभी निकाली आपने? पाई बाय 2. सही है, सही है सर. v वुड बी गिवन बाय 20 पाई. कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2. कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है यार छोटे से बताओ? सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, और क्योंकि ये चेंज एक्सिस है कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, है ना. तो कितना हो जाएगा ये? माइनस ऑफ साइन पाई बाय 3. ठीक है, पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री. तो v इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस 20 पाई इंटू साइन पाई बाय 3 दैट इज रूट 3 बाय 2. तो कितना हो जाएगा? माइनस 10 रूट 3 पाई बाय 2. माइनस 10 रूट 3 पाई बाय 2. ठीक है बच्चे, सॉरी 10 रूट 2 से तो कटी है ना. माइनस 10 रूट 3. और क्या पूछा है आपने से? स्पीड पूछा है. अगर मान लो पोजीशन पूछा होता, मान लो इसी में आपसे बोला होता पोजीशन भी बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है. t इक्वल टू 1 by 6 पे पोजीशन बताने को बोला होता तो आपको इक्वेशन तो पता ही चल चुकी है, तो आप बोल देते सर x इज इक्वल्स टू, सर ये हो जाता है 10, है ना, इंटू साइन, है ना, इंटू ओमेगा. ओमेगा कितना था? 2. और टाइम कितना बोला सर आपने? 1 by 6 बोला, रख दो सर, और प्लस पाई बाय 2. ये रही सर आपकी पोजीशन. ले रख लो पोजीशन सर अपनी आप. x इज इक्वल्स टू 10 साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा छोटे? कॉस थीटा 5. ठीक है, तो देख भाई x इज इक्वल टू, को पता चल चुका है कितना है? 5 सेंटीमीटर. और कहां पे है ये?
x इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर्स है और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब मीन पोजीशन ये रहा, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है और x की वैल्यू कितनी है +5, करेक्ट है। मतलब ये इधर से घूम के जब वापस आ रहा होगा तो ऐसी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और ये होगी x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक यहां पे होगा वो पॉइंट। ऑल राइट एवरीवन, क्लियर हो गया, पिक्चर परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। चलिए तो आगे की तरफ देखते हैं और फॉर्मूलेस के कैलकुलेशंस को। तो यहाँ पे आते हैं वापस से, ठीक है। तो आई होप आपको ये एसएचएम में ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो बच्चों। चले आगे की तरफ, यस सर। चलो छोटे, ऐसे काइनेटिक एनर्जी आपको क्या होता है पता है? आपको हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। वी अभी आपने निकाला ए ओमेगा है ना, कॉस ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर मार दिया अपन ने। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है बेटा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। टोटल एनर्जी क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी? के प्लस यू, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और सिर्फ क्या बनेगा बेटा आपके पास? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। राइट एवरीवन? राइट सर। तो एक चीज का आप इसमें और ध्यान रखें, ध्यान सुनना, ये क्या है बेटा? साइन स्क्वायर की टर्म है ना, साइन स्क्वायर की टर्म है, तो इसकी टाइम पीरियड है वो कितना होने वाला है? जरा सोचो, टाइम पीरियड कितना होने वाला है? जरा सिंपली सोचो, सिंपली सोच छोटा है। अगर साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा? जरा सोचो, स्क्वायर कर दिया है तो साइन जो नेगेटिव वैल्यूज ले रहा था उसको भी पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि y इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा छोटे। तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। दूसरे कलर से बना लेता हूं। हाँ सर, तो भाई पहले वाले का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? टी था, तो अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रहे, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इन ये भी पीरियोडिक होते हैं और इनका टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? t/2। क्लियर हो गया क्या छोटे? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब इसका ग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए इसका ग्राफ भी भाई। ये रहा ग्राफ इसका। ग्राफ याद करने का तरीका भाई, सबसे पहली बात तो ग्राफ याद करने का तरीका, तो ये तो ग्राफ जो बन रखा है ये किसके लिए बन रखा है भैया? अपना ये बन रखा है अपना ओमेगा टी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया क्या? ओमेगा टी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। और अगर एक्स के टर्म्स में बनाना चाहें तो अपन देखना ध्यान से, आपको पता है अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है साहब? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो साहब हाफ एम वी की वैल्यू कितनी थी बेटा? अभी आपको मैंने बताया, √(a²-x² का होल स्क्वायर। वी क्या था? ओमेगा √a स्क्वायर, एक्स के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं। हाँ सर, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा ये? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a²-x²। ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। पोटेंशियल एनर्जी की बात कितनी होती है भैया? सर हाफ के x², दोनों का ऐड कर दो p प्लस के, तो आपको पता चल जाएगा सर k की वैल्यू कितनी है? m ओमेगा स्क्वायर ही है। करेक्ट है क्या? हाँ सर। तो क्या पता चल जाएगा आपको? सर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। तो देख, टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट से इंडिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी पैराबोलिक है, और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक है और काइनेटिक एनर्जी भी पैराबोलिक है, पर ओपनिंग डाउनवर्ड्स बिकॉज x² का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। दैट इज वाई। ध्यान से देखना, ये ग्राफ आपको याद आना चाहिए बेटा, ये पता होना चाहिए, पूछता है ग्राफ ये भाई। टोटल एनर्जी तो ये हो गई, कांस्टेंट रहने वाली है समय के साथ, यहां भी बना रखा है मैंने, देखिए ध्यान से। हाँ सर, और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे सर आप, तो काइनेटिक एनर्जी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, x की वैल्यू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू रहेगी, कितनी रहेगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। ये तो यही है, यस और नो? यस सर। तो कैसा दिखेगा ये? ऐसा कुछ जाएगा ये। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। और पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा सर? ये तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट k, दिस इज व्हाट p, दिस इज व्हाट e। तो आपको याद रखना है ये सारे ग्राफ्स के बारे में। कई बार एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ देता है यार छोटे, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती थी वो क्या होती थी बेटा? 1/2 होती थी। सिमिलरली देखो ध्यान से, यहां जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर आ रहा है तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a²। तो याद रख लेना, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a²। क्यों बोला है मैं दोबारा बता देता हूं, एवरेज वैल्यू, किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है बेटा,
तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, याद रखना है। 0 से लेके t तक एफ ऑफ टी डी टी अपॉन 0 से लेके t तक dt, दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर्मूला। करेक्ट है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये है एवरेज वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बूम बूम करते हुए। अब मोशन की जब स्टडी हो गई तो अब 3 मेथड होते हैं अपने पास किसी भी प्रॉब्लम की टाइम पीरियड को निकालने के लिए। कितने मेथड होते हैं बच्चे? 3 मेथड होते हैं। पहला तो सिंपल फोर्स कैलकुलेशन मेथड, दूसरा एनर्जी मेथड, और जो तीसरा मेथड होता है वो कुछ अलग सा होता है। कुछ अलग से तो क्या ही होता है, मैं भी डिस्कस करता हूं, ठीक है। मैंने जैसा मेरे को लगता है कि आपको भी उस मेथड से सोचना चाहिए। लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पहला मेथड होता है, बहुत कॉमन मेथड भी है, वो क्या बोलता है, मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, तीनों मेथड उस पर लगा के दिखाऊंगा, पर तीनों मेथड आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो पहले स्टेप्स लिख लेता हूं। मेथड 1, मेथड 1, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या आता है भैया? राइट डाउन द इक्वेशन बिफोर डिस्प्लेसिंग, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे इक्वेशंस आप लिख लें। दूसरा, राइट डाउन आफ्टर डिस्प्लेसिंग। तीसरा, यूज इक्वेशन 1 in 2। और चौथा, मेक अ फॉर्मेट of f is directly proportional to equal to minus kx, करेक्ट है, और a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और a इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। सही है क्या? सही है। इस बात का ध्यान रखें कि x इज वेरी स्मॉल, तो कहीं आपको साइन x या 10x मिल जाए तो आप उसे रास्ते में x ही कंसिडर कर लेना। क्लियर है क्या एवरीवन? समझ में आया ना ये बात, है ना? ये पहला स्टेप है। दूसरा, राइट डाउन द इक्वेशन। मेथड 2 क्या बोलता है भैया? मेथड 2 क्या बोलता है? वो बोलता है राइट डाउन द टोटल एनर्जी आफ्टर, ठीक है, डिस्प्लेसिंग इट फॉर x। क्लियर हो गया? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, डिफरेंशिएट with respect to time to get a is equals to minus k by m into x such that time period will be 2 pi under root m by k, और यहाँ पे भी time period 2 pi under root m by k। समझ में आ गया आपको? ये 2 मेथड है ना, ये 2 मेथड होते हैं एनर्जी मेथड। तीसरा मेथड जो होता है वो ये होता है, ध्यान सुनना, तीसरा मेथड क्या होता है? तीसरा मेथड ये होता है कि जो फोर्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं और डिस्प्लेस करने के बाद भी अगर वो फोर्स प्रेजेंट हैं तो वो रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। तीसरा मेथड जिसको मैं सही लगता है लगाना, एफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स पता कर लो, गेट रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आएगा? समझ में कैसे पता करें सर रीस्टोरिंग फोर्स? तो इक्विलिब्रियम पे जो फोर्स प्रेजेंट था और इक्विलिब्रियम से हटने के बाद भी जो फोर्स प्रेजेंट है तो रीस्टोरिंग नहीं है। तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो नया एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, देखना ध्यान से, छोटा सा एग्जांपल है ना। ये देख एक ब्लॉक को इससे क्या कर दिया, अटैच कर दिया। बोला भैया इसका टाइम पीरियड बताओ, इसका क्या बताओ, टाइम पीरियड बताओ। तो भाई डायरेक्टली मैं बताऊंगा, देखना ध्यान से। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सर 2 फोर्स तो लग ही रहे थे, एक mg लग रहा था और ऊपर कुछ kx नॉट तो लग ही रहा था। सर जब इसको आपकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दोगे तो भी mg लग रहा होगा और kx नॉट लग रहा होगा, प्लस एक एक्स्ट्रा x भी लग रहा होगा kx। मीन पोजीशन जब आप इसको डिस्प्लेस कर दोगे तो कैसा लगेगा? सर यहां पे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या है,
के एक्स नॉट प्लस के एक्स है, करेक्ट है कि नहीं? आपने उसको और एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा आया बेटा? के एक्स आया है। तो खत्म कहानी, फोर्स की वैल्यू बन गई एक्स्ट्रा के एक्स, आगे लगा दो साइन माइनस का, ए की वैल्यू बन गई माइनस के बाई एम इंटू एक्स। देख टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m/k। फील आना चाहिए छोटे, फील आना चाहिए। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम बनती है इस पे बढ़िया, कुछ नहीं, क्या होता है, एक क्यूब है, क्यूब को पानी में रख दिया, फ्लोट कर रहा था, क्यूब को क्या कर दिया छोटे, पानी में रख दिया, फ्लोट कर रहा था। अब उसको बोला कि हल्का सा उसको और डिप कर दिया, ध्यान सुनना, हल्का सा उसको डिप कर दिया, तो टाइम पीरियड बताइए क्या होगा? जरा सोचना, दिमाग लगाना, फिर तेरे को पता चलेगा। अच्छा सर, पहले जितना वॉल्यूम अंदर डिप था उस पे एक ऊपर की तरफ बायंसी लग रही थी, हाँ सर, और सर उस पूरे ब्लॉक का नीचे mg भी लग रहा था, हाँ सर, और सर उसको आपने थोड़ा सा और डिप कर दिया तो सर अब बायंसी थोड़ी सी बढ़ गई है, हाँ सर, mg तो सर अभी भी लग रहा है, हाँ सर, तो सर बायंसी बढ़ गई है, तो जो बढ़ी हुई बायंसी है, मतलब जितना आप वो छोटा सा और अपने एक डिप जितना किया है, तो जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम की वजह से जो बायंसी फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल होगा रिस्टोरिंग फोर्स के। उसको डायरेक्टली उठा के रख दो, माइनस के एक्स के बराबर। चमका क्या कंसेप्ट, चमका क्या? और नहीं है तो भैया ये करो, अपना है जो है ताम झाम, ठीक है? तो बेटा याद रखना तरीका मैंने क्या बताया है। अगर आपको देख के सवाल करना है तो आपको एकदम रीस्टोरिंग फोर्स दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए बच्चे? रीस्टोरिंग फोर्स दिखना चाहिए। और जहां नहीं दिख रहा है सो ढूंढने की कोशिश ना करें, वी डोंट हैव टाइम, ठीक है? नहीं तो आपका कट जाएगा, ठीक है? ढूंढने की कोशिश नहीं करना छोटे, नहीं दिख रहा, मेथड 1 लगा ले, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं है। चले चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ। चलो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, खट खट खूब सवाल किए होंगे इस पे। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/k, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट m/k। हाँ, एक ये वाला सिस्टम आप याद रखिएगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट μ/k होता है, जहां पे म्यू की वैल्यू होती है रिड्यूस्ड मास विच इज गिवन बाय m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या बोलती बंटई की पब्लिक, समझ में आया क्या? हाँ सर, ठीक है छोटा, ठीक है, बूम 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 बूम। ये याद रखना, ये याद रखना, याद रखना, एक स्प्रिंग से अगर 2 ब्लॉक अटैच कर दिया, दोनों को कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो टाइम पीरियड ये होगा। इसका प्रूफ कैसा होता है? सी फ्रेम से होता है, जो कि अपने काम का नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। एक बात का और ध्यान रहे, एक बात का और ध्यान दे, आपको के इफेक्टिव निकालते भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भैया, कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इफेक्टिव जो होता है वो K1 प्लस K2 होता है, और ये कॉम्बिनेशन भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये कॉम्बिनेशन भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी पता होना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन K1 K2 का, तो 1/K इफेक्टिव कितना आता है बेटा? 1/K1 प्लस 1/K2। समझ में आएगा? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। स्प्रिंग पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर एक स्प्रिंग को काट दिया जाए, ठीक है, तो नया K डैश L डैश जो होता है वो पुराने KL के बराबर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। एक स्प्रिंग को काट के कई कनेक्शन बना दे तो K इफेक्टिव निकालने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है क्या? ठीक है सर, अब आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, मैटर करते हैं क्लोज, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इसके बाद एक प्रॉब्लम आता है बेटा, पुली प्रॉब्लम्स, ठीक है? स्प्रिंग ब्लॉक पुली, ठीक है? इसमें बच्चे एनर्जी मेथड लगाते हैं और 80% ऑफ टाइम गलत कर देते हैं, ठीक है? घबराने का नहीं है, भाई आया है सब बता के जाएगा, तो छोटे देख ध्यान से कैसा करने का है। इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फॉर्मूला में। 1/K इफेक्टिव इज गिवन बाय सिग्मा TI स्क्वायर बाय KI, where I is equals to 1 to n. Tension in the spring. क्लियर है क्या? क्या लिख दिया सर, क्यों लिख रहे हो पता नहीं, सब समझ में आएगा। मान एक सवाल ऐसा कुछ दिया होता,
मान लो कुछ ऐसा प्रश्न दिया होता बेटा और आपसे पूछा होता कि बताइए अगर आप इसको x डिस्प्लेस कर दोगे, मान लो ये k है और ये 2k है, और आप इसे अगर x डिस्प्लेस कर दोगे तो व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो भाई घबराने का नहीं है, क्या नहीं करने का है, घबराने का नहीं है। वेरी इजी सर, वेरी इजी, लेकिन याद रहे एज्यूम टी इन ब्लॉक एम, ये बात याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। ठीक है, तो भाई टी टेंशन आपको कहाँ माननी है, यहाँ माननी है, करेक्ट है क्या, करेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन। ठीक है, इन द स्प्रिंग, तो यहाँ टेंशन टी मानी बेटा आपने, क्लियर हो गया क्या, क्लियर है सर। तो सर यहाँ टी है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या रहेगा, सी, क्योंकि सेम है, और ऊपर कितना रहेगा टेंशन, 2t रहेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं 1/k इफेक्टिव, कितना निकलने वाला है बेटा मुझे बता। सर सबसे पहले कितने स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग है, तो मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं। पहले जब स्प्रिंग है तो इसके अंदर सर टेंशन कितना है, टेंशन का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो सर 1/k इफेक्टिव कितना है, k, सर प्लस दूसरे वाले स्ट्रिंग में टेंशन का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो सर 2/2k। अरे सर ये तो मस्त सी चीज बता दी हो यार आप, मैटर मैटर तो क्या हो गया सर, क्लोज हो गया है। और 1/k इफेक्टिव कितना आ जाएगा छोटे, मुझे बता दे, 1/k प्लस 2/k है ना, तो कितना हो जाएगा ये 3/k, तो k इफेक्टिव कितना निकल के आ जाएगा छोटे, k/3। जैसे आपको k/3 पता चल गया, आपको पता चल जाएगा टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। k इफेक्टिव कितना है, k/3 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं खटाक से। इसको हल्का सा खींच दोगे तो कितना होगा, सर कुछ नहीं, अगर आपको यहाँ पर टेंशन टी मानना है मानिए, तो यहाँ पे आपको टेंशन टी बाय क्या मानना पड़ेगा, t/2 मानना पड़ेगा। मैं इसको 4k लिख देता हूँ, इसको k लिख देता हूँ, तो 1/k इफेक्टिव जो निकल के आएगा सर, ये आएगा 1/4k प्लस कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे आपने k बोला था है ना, कोफिशिएंट कितना है इसका 1/2, तो सर 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन k, 1/4k प्लस 1/4k कितना आ जाएगा ये 1/2k। तो k इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2k। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√m/2k। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम आज एनी टाइम। क्लियर है क्या छोटा, चल आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। किसकी बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम की। तो भैया ये बहुत जरा सा फॉर्मूला लिखा है, आपको पता ही है, लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ से ऐसे आपको ये याद नहीं रखना है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ ध्यान से अपनी जहन में बिठा लें। आपको पता है सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि भाई कोई भी एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम k इज रिटन एज टेंशन एट इक्विलिब्रियम, ये चीज याद रखना बेटा, बहुत काम आएगी, अपॉन L। क्या याद रखना बेटा आपको, टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन L। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सवाल लेते हैं और के उठा के यहां पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी ये है, तो यहाँ क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा L, तो टेंशन एट इक्विलिब्रियम कितना है बेटा, mg है, तो इसके लिए k इफेक्टिव निकालोगे आप तो कितना मिलेगा, टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन लेंथ mg अपॉन L। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2π√m/k है ना, m/k। तो करोगे तो आ गया L जी। अरे हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया चीज बता दिए हो आप। अब आपको घबराना ही नहीं है, अब आपको घबराना ही नहीं है, अब आप कैसा भी प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा है, ये गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, कुछ ऐसा मेंटेन रहेगा ये है ना। तो इधर लग रहा होगा टेंशन T, नीचे क्या लग रहा होगा mg, और इधर क्या लग रहा होगा सूडो फोर्स ma। तो रिजल्टेंट टेंशन एट इक्विलिब्रियम कितना होना चाहिए, m√a² प्लस g²। ठीक है, तो कितना बन जाएगा के इफेक्टिव, आपको पता चल जाएगा कितना, टेंशन एट इक्विलिब्रियम दैट इज m² प्लस a² प्लस g² अपॉन L। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√m/k। के कितना हो जाएगा बेटा, अरे L लिख देते हैं, a² प्लस g²। सही है क्या, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं, नहीं सर। चलें आगे की तरफ, यस सर। मूविंग ऑन, अगर सिंपल पेंडुलम
की जो लेंथ है वो अर्थ के रेडियस से कंपैरेबल हो जाए तो फॉर्मूला इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो ना। आपको पता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, आपको पता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 2 पाई अंडर रूट, ध्यान से देखना, 1 अपॉन जी इंटू 1 बाई एल, ऐसा लिख सकते थे ना। बस इसमें 1 बाई आर ऐड कर लो, आर ई, ये चीज़ ध्यान रखना भैया ना। इसको पहले मॉडिफाई करके जैसा ये दिख रहा है बस ऐसे ही 1 अपॉन आर ई लिख लो, खत्म कहानी, मैटर हो गया क्लोज, मैटर हो गया क्लोज। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकेंड पेंडुलम की और कंपाउंड पेंडुलम की, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका टाइम होता है 2 सेकेंड, याद रख लेना 2 सेकेंड, ठीक है। लेंथ अप्रॉक्सीमेटली होती है 1 मीटर ऑन अर्थ सरफेस। टाइम पीरियड 2 सेकेंड का मतलब क्या है, टू टू टू, ठीक है। तो ये है भैया टाइम पीरियड 2 सेकेंड। नाउ मूविंग ऑन, टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। इसके अंदर एक फॉर्मूला, एक चीज ध्यान रखना एक चीज, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। आई क्या है बेटा, आई क्या है, आई बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान सुनना, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्लियर है क्या, क्लियर है। जहां पे एल क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की दूरी, ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। क्लियर है क्या छोटे, हाँ सर। टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, वापस से भाई ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, सही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम पीरियड होता है भैया इसका 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी या फिर एच अपॉन जी। चलते हैं आगे की तरफ, डैम्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन अपन ने पढ़ा, जब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने देखा तो हमने उसको सॉल्व तो किया। आप एचसीवी में देखोगे तो आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, पर वो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप अभी इस केस में नहीं पढ़ते हो। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस के पेपर के बाद, ठीक है, आई वुड रिकमेंड देम टू गो फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगा बेटा, किसके बारे में, सीएफ और पीआई मेथड के बारे में। याद रख लेना ना, बहुत काम आएगा आपके, इसलिए मैं बोल रहा हूं सीएफ प्लस पीआई। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल ये सीखोगे आप, इंजीनियरिंग M1 M2 M3 में सीखोगे आप, है ना। तो जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं तो वी टेक द हेल्प ऑफ सीएफ प्लस पीआई, ठीक है। तो आपके केस में पीआई मतलब जितनी 12th तक की स्टैंडर्ड, 11 12th की स्टैंडर्ड में जितनी अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती भी हैं, एक एलसी ऑसिलेशंस में भी आएगा वो, ठीक है। तो पीआई की वैल्यू 0 होती है, तो पीवाई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीएफ आपको 2-4 पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं है कवर करना, पर आपको सीएफ पता होना चाहिए। आप जाके देख सकते हो 3 से 4 सीएफ होते हैं बस, ठीक है। एक जो सिंपल होता है, अगर 2 अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो e की पावर ax और या तो a1x या फिर e की पावर a2x या फिर a cos बीटा प्लस b sin बीटा होता है या अल्फा, ठीक है। ये भी होता है, पर छोड़िए। अब ये है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हायर ऑर्डर की है। किसकी है बेटा, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऑसिलेशन डैम्प कब होगा, फील पे आते हैं, थोड़ी सी फील पे आते हैं। ऑसिलेशन डैम्प कब होगा, जो चीज चल रही है वो थोड़े समय बाद कब रुकेगी, जब उसको कोई घर्षण मिलेगा, जब उसको कोई फ्रिक्शन मिलेगा, जब उसको कोई विस्कस फोर्स मिलेगा, तभी तो वो रुकेगी। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर ऑसिलेशन डैम्प ही होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, वैक्यूम में तो आप कर नहीं रहोगे, कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। तो हर ऑसिलेशन प्रैक्टिकली कैसा होता है, डैम्प होता है। तो डैम्प होने की वजह से जो एम्पलीट्यूड है इस ऑसिलेशन का, वो समय के साथ एटेन्यूएट होना स्टार्ट हो जाता है। एटेन्यूएट होना मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए द ग्राफ गो समथिंग लाइक दिस। तो ये एक प्रकार से देख सकते हो सर। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, याद करने का तरीका। अरे सर ये तो साइन कर्व है और साथ में ना एक एनवलप चल रहा है, ऐसा लग रहा है सर इस एनवलप से साइन कर्व को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्या बोल रहे हो गुरु, कुछ नहीं बुझा रहा है हमको, का बताएं भैया जी, तनिके नहीं के बुझात हमके। देख भाई, जब क्या है छोटे, जब इसके एम्पलीट्यूड गिर रहा है तो साथ में एक एनवलप मल्टीप्लाइड है। आरसी लो पास फिल्टर पढ़ते भी हो गए आप लोग, क्या ही छोड़ो।
एनवलप है ये, ठीक है। तो एनवलप मल्टीप्लाई किया गया है इससे, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या कि भाई एम्पलीट्यूड जो है देखो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है और साथ में साइन ओमेगा टी, देखो देखो ये दो चीज मल्टीप्लाई हुई है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फील करना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर ये नहीं होता, ये एनवलप नहीं होता बेटा, तो ये तो सीधे सीधे चलता ना 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 ना, करेक्ट है, करेक्ट है। इसको अगर आप इस चीज से मल्टीप्लाई कर देगा, बता बेटा, इस चीज से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैसा दिखेगा, सर ये ना ये वाली वैल्यू तो पास होने देगा, उसके ऊपर वाली वैल्यू पास नहीं होने देगा, ऐसा कुछ दिखेगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट है। तो देख डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन 80 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, अगर मान लो कई बार बच्चे बोलते हैं सर रटवा देते हैं, हर कोई टीचर सर इसे रटवा देता है कि रट लो, नहीं मत मत रटो, चलो निकाल देते हैं अपन, रटना ही नहीं अपने को, बस इतना पता है। ये इक्वेशन आपको पता चल गई कि नहीं, हाँ या ना, हाँ सर, कहां से आई ये इक्वेशन, ये बताओ। एक ऐसा फोर्स जो कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वो लगना अगर स्टार्ट हो जाए, ये विस्कस फोर्सेस की डेफिनेशन होती है, राइट। तो क्या हो जाएगा, एम ए, मतलब ऐसा देखना है ना, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, ध्यान सुनना, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस बी इंटू वी। ये होती है किसी भी डैम्ड ऑसिलेशन पे लगने वाला फोर्स। माइनस के एक्स अंदर की तरफ लगी रहा है, ठीक है, पर जैसे जैसे आगे चलता जा रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक और फोर्स अंदर की तरफ भी लगना स्टार्ट हो रही है, उसकी वेलोसिटी को ड्रैग करने के लिए, कम करने के लिए, तो माइनस बी भी लिख दिया। करेक्टिव है क्या छोटे, करेक्टिव है सर, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी वी इक्वल टू जीरो। अब देखना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराने का है छोटे, अभी मैटर क्लोज करेंगे अपन, क्या करेंगे, मैटर क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इस बीवी को, बीवी नहीं बीवी को डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर। तो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, मैं आपको बता देता हूं बेटा क्या बनती है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। बस आपको क्या करना है बेटा, जो डी बाई डी टी वाली टर्म है ना, उसको कैपिटल डी से रिप्लेस कर देना है। ऐसे ही जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको डी स्क्वायर से, देख कितना इजी बन जाएगा, देख एम डी स्क्वायर प्लस के प्लस बी डी इक्वल टू जीरो। फील करते जाना बेटा, फील करते जाना ना। सेम यही चीज वहां भी कर रहे थे अपन, किसमें, एसएचएम की इक्वेशन निकालने में, पर ठीक है अभी हटाओ। तो यहां से डी की आप दो वैल्यू निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, डी की माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। बी स्क्वायर कितना है छोटे, बी स्क्वायर ये रहा, माइनस फोर इंटू ए कितना है छोटे, एम इंटू सी कितना है बेटा, के अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए। डी की दो वैल्यू निकली है ये डी की ये दो वैल्यू निकली है। किसी कोई समस्या, दिक्कत, दुविधा, परेशानी यहाँ तक, तो वहां से जो मैं बोल रहा था, तो देखिए, तो यहां से आपको क्या पता चल गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट पता चल गई। तो यहां से आप निकालते हो y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, पी आई की वैल्यू जीरो है क्योंकि इक्वल टू के बाहर जीरो है। तो जब आप सी एफ लोगे बेटा, ध्यान से देखना, जब सी एफ लोगे तो y है, मतलब यहाँ पे क्या है, x है, मतलब x इक्वल टू, है ना। तो x इज इक्वल्स टू सी एफ, कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, ए नॉट इंटू ई की पावर, ये पूरी चीज आएगी माइनस बी बाय 2m। क्लियर हो गया क्या, तो ये यहां से आता है, समझ में आया क्या। पर ये चीज अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है भाई, और नहीं याद रख सकते हो तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो याद रखने के लिए। क्लियर है क्या बच्चे, हाँ सर। पर एक चीज का आप ध्यान रखना, डैम्ड ऑसिलेशन है तो एक साथ में पॉकेट जरूर आएगा, और पॉकेट कैसा है बेटा, एक्सपोनेंशियल है। तो एक बात तो क्लियर हो गई सर, इसकी जो नई इक्वेशन होने वाली है वो सर ई की पावर, ध्यान सुनना, क्या होने वाली है, e की पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, ए नॉट इंटू बी की पावर माइनस टू बी बाई टू एम इंटू टी टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो दिस इज द ऑल केस फॉर डैम्ड ऑसिलेशन, और इसी के साथ खत्म होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेव्स इन स्ट्रिंग एंड वेव्स इन साउंड। तो बेटा मोटे मोटे तौर पे आई थिंक आपको एसएचएम एकदम परफेक्टली क्लियर हो चुका है, अब कोई भी समस्या नहीं है। तो याद रखेंगे, जब ये वाले फॉर्मूलेज अपन ने यूज किए, कौन से वाले भाई, कहाँ गए,
आ जाओ, ये फॉर्मूलों का टेबल आप बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। और बहुत इजी है ना, इट्स नॉट अ टफ कॉल, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जाती है कि यार पता करने में कि भाई फेज डिफरेंस कितना आएगा, देन यूज दीज टू मेथड्स एनी टाइम एनी वेयर, है ना। आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। सो चलते हैं आगे की तरफ, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं बेटा मोशन और वेव मोशन इन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स की। ऑलराइट एवरीवन, ये इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर सच कुछ टफ नहीं है, राइट। दो चार कंसेप्ट हैं जिन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है। एसएचएम फिर भी इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कई कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, आपका सोचना थोड़ा सा दूबर हो जाता है कि यार भाई कैसे अप्रोच करें, टाइम पीरियड निकालने वाले बेसिकली। तो मैंने आपके साथ वो कंसेप्ट डिस्कस कर दिया है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर, चलिए स्टार्ट करते हैं पीपीडब्ल्यू में। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके अंदर दो चार जो सेगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनते हैं कि भाई इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा, पहली चीज यहां से। दूसरी चीज आती है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सिंपली दो वेव को सुपर इंपोज कर दिया तो नेट रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछते हैं बाबा इसमें, छोटे कैसे, एकदम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इक्वेशन दे दिया, क्या है इक्वेशन, क्या है, कितना फेज है इसका, कितना क्या है क्या है नहीं है, ठीक है। ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तीसरा सेगमेंट हो गया स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी अगर अपन ने दी है तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा एंड ऑल फालतू के तमाशे। वो लिफ्ट के अंदर रख दिया तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पर ये ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है और ट्रेंडिंग भी है और हमेशा आजीवित सेगमेंट है भाई। कौन सा वाला सर, सोनोमीटर वाला या फिर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट सिंगल एंड वाला, ठीक है। उस चीज पे अपन ध्यान देंगे। और वेव्स में अगर आओ साउंड वेव में, मोस्ट एंड मोस्ट फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉपलर्स इफेक्ट। वो भी अपन देखेंगे कैसे इसको टैकल करते हैं। चलिए तो बात करते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स की। वेव्स क्या क्या होती है भाई, देख ध्यान से। पहले तो वेव्स को थोड़ा सा डेफिनेशन देख के आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वेव्स एक्चुअली होती क्या है। वेव्स बेटा विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, जो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करे, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो इन केस ऑफ वेव्स वी कैन एक्चुअली क्लासिफाई वेव्स इन टू टाइप्स, दैट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे होते हैं। वाइल इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है, दोनों सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में होती हैं या एग्जैक्टली अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। तो in a nutshell wave can be classified into two categories, transverse and longitudinal, ठीक है। तो जनरली जो सॉलिड्स होता है उनके अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्लूइड्स होते हैं या फिर जो गैसेस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम रूप पे क्या पाया जाता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स नहीं पाए जाते हैं। साउंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मीडियम ही अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी और मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगी। जो ईएम वेव्स होती हैं, जो लाइट होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। दे डोंट नीड अ पार्टिकल टू एग्जीक्यूट अ वेव मोशन। ऑल राइट एवरीवन, एकदम कंसेप्ट क्लियर है चीजें। हाँ जी सर, चलो तो आगे तरफ चलते हैं। साथ ही में आप एक बात का और ध्यान रखें, जब किसी, देखो इसका एग्जाम्पल देखना क्या है। अगर मान लो एक दीवार से मैंने रस्सी को बांध के एक पल्स जनरेट करी, आप कोई भी एक पॉइंट पी पकड़ो, अगर वो पल्स उस पॉइंट पी पे आएगी, ध्यान सुनना, अगर वो पल्स उस पॉइंट पी पे आएगी तो वो पॉइंट पी आगे की तरफ मूव नहीं हुआ, वो पॉइंट पी तो क्या हुआ, ऊपर या नीचे की तरफ मूव हुआ, लेकिन वो जो वेव है वो आगे की तरफ मूव हुई, एनर्जी आगे की तरफ क्या हुई, ट्रांसफर हुई। एनर्जी को ट्रांसफर होने का रीजन ही यही था। क्या रीजन आ गया बेटा उसके अंदर, कि सर उस पार्टिकल के पास एक इलास्टिक और इनर्शियल दोनों प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से वो ऊपर और नीचे हुआ। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के कारण ही एनर्जी क्या हुई, आगे की तरफ गई। अगर मान लो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती तो ऊपर जाती ऊपर ही रह जाती, नीचे नहीं आती, तो क्या एनर्जी ट्रांसफर होता, नहीं सर, नहीं होता। मान लो उसके पास मास नहीं होता तो क्या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता, नहीं होता सर। तो किसी भी मैकेनिकल वेव को ट्रांसपोर्ट होने के लिए इन दो प्रॉपर्टीज का जुगाड़ चाहिए होगा। वो टी और म्यू फुलफिल करते हैं, आगे चल के अपन देखेंगे, ठीक है। मीनवाइल अगर आप क्या करें, ध्यान सुनना बेटा,
अगर आप कंटिन्यूअस वेव पल्सेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, मैंने अभी एक पल्स का आपको एग्जांपल दिया था और आपने फील किया था पॉइंट पी सिर्फ उस पल्स की वजह से ऊपर गया और नीचे आ गया। एक पॉइंट पे ध्यान रखो, एक पॉइंट पे ऐसा दिया, पल्स आई, जब यहां पहुंची पल्स तो पॉइंट को ऊपर लेके गई, वापस पॉइंट नीचे आ गया, वेव आगे चली गई। लेकिन अगर आप सोर्स है ना कंटिन्यूअस टाइम ड्यूरेशन और स्पेन के अंदर अगर आप कंटिन्यूअस मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करते हो, कहां पे एसएचएम प्रोड्यूस कर रहे हो आप? एक एंड पे। तो देखना क्या होगा, तो देखना, ध्यान सुनना, एक एंड पे अगर आप एसएचएम प्रोड्यूस करते हो तो क्या होगा, वो पार्टिकल बार बार हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और वो जब हर एक पार्टिकल सिंपल मोशन स्टार्ट करना कर देगा तो अगर आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है मीन पोजीशन से, तो आपको दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से वेरिएबल का? एक y जो होना चाहिए उसकी मीन पोजीशन से जो दूरी है, दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन अ पोजीशन x एंड टाइम t। फॉर एन एग्जांपल, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। x और t क्यों बोला? देखो, मान लो एक पॉइंट p है, मैंने इसका पूछना चाहता हूं कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सर पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि वो पॉइंट p कितनी दूरी पे है, तभी तो मुझे पता चलेगा वो पॉइंट p फिक्स हुआ कि नहीं। हाँ सर, पॉइंट फिक्स हो गया। और सर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि किस समय पे आप उसका मीन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो। हाँ सर। अच्छा, तो सर एक शॉर्ट नोट की अगर मैं बात कहूं, एकदम मतलब एकदम, सर अगर आप टाइम फिक्स कर दो तो इसका मतलब एक्चुअली है क्या? ध्यान सुनना सर, इसका मतलब ये है टाइम फिक्स करने पे जो वेव दिख रही है वो वेव है क्या? सर आपने मोशन स्टार्ट किया, 4 सेकंड बाद सर मैंने फोटो खींच ली, वो जो फोटो है वो टाइम फिक्स करके वाली फोटो है। फील आई क्या बेटा? फील आई क्या? हाँ या ना? हाँ ना? समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर टाइम को फिक्स कर देते हो मतलब यू आर टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ दिस वेव फॉर्म। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। सिमिलरली अगर आप x को फिक्स कर देते हो तो टाइम गया तेल लेने, टाइम गया तेल लेने, आप सिर्फ और सिर्फ किसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो? उस पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये सारी थियरी है, जाके आपका एकदम बेस बन जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद ही अपन आगे चलेंगे। हाँ सर, तो एक बात तो तय हो गई, ध्यान सुनना, एक बात तो तय हो गई, जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं? ये वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड समय के साथ एटेन्यूएट नहीं होती हैं। एटेन्यूएट यानी समय के साथ कम नहीं हो रही हैं, जैसा अपन ने डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखा था। इट रिमेन्स कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ वी विल कॉल अ वेव एज अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर हो गया? बेसिक डेफिनेशन आपको एकदम स्पष्ट हो चुका है। बिल्कुल सही सर। तो वेव इक्वेशन, सर अभी आपने मुझे बताया कि सर जो वेव इक्वेशन होना चाहिए वो x और t दोनों पे डिपेंडेंट है, लेकिन क्या कोई जरूरी है क्या इसके अलावा कोई और वेव इक्वेशन नहीं हो सकती क्या? क्या इसके अलावा कोई और वेव इक्वेशन नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन उसके अंदर x और t दोनों होने चाहिए। अच्छा, तो वेव इक्वेशन बनाए कैसे? देखना ध्यान से छोटे। मान लो t = 0 पे आपने ऐसी पल्स जनरेट करी, ठीक है, और आप इंतजार करते रहे और किसी t = t पे पल्स आपको यहां मिली और ये पल्स v वेलोसिटी से चल रही थी। ये क्या थी बेटा? इसकी वेव की वेलोसिटी थी। वेव कौन सी थी? वेव वेलोसिटी थी। तो आपको ये पता चल जाएगा क्या कि भाई ये t टाइम में कितना स्पेन कवर करेगी? v इंटू टी। हाँ या ना? करेक्ट है? देख ले भाई ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये अगर फॉर्मेट है y = f(x) का, तो बेसिकली सर ये सेम का सेम ग्राफ तो बना है, पर सर इसको आपने शिफ्ट कर दिया है आगे की तरफ, शिफ्ट कर दिया है आगे की तरफ, आगे की तरफ शिफ्ट किया है। यानी सर इसका जो वेव फॉर्म है ये बनने वाला है f(x - vt)। ऐसा क्यों बोला? जरा देखना ध्यान से बच्चे, जरा देखना ध्यान से। अगर ये y = x का ग्राफ है तो y = x - 3 का ग्राफ कितना होगा? जरा सोच के बताओ मुझे। y = x - 3 का ग्राफ कितना होगा? सर -3 यहां पे आएगा, ये आएगा। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ में अंतर क्या? देखो ध्यान से, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। करेक्ट है क्या? तो अगर vt के आगे माइनस आ गया मतलब कहां हो गया वो ग्राफ? कहां शिफ्ट हो गया? आगे की तरफ। और यही अगर ऐसा लिखा होता बेटा y = f(x + vt), इसका मतलब क्या था बच्चे बताओ? सर इसका मतलब यह है कि ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके आर्गुमेंट को आप 0 से इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे? -vt मिल जाएगी। और आपको पता चलेगा अरे यार ये वेव तो सर पीछे की दिशा में चल रही है। अरे समझ में आया क्या? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ सर, एकदम पिक्चर क्लियर 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 क्लियर। अच्छा, तो ये रही वेव इक्वेशन, जहां पे k होता है 2π/λ, वेयर वेव प्रोपोगेशन, ये क्या होता है? वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट। लैम्डा क्या होता है बेटा? वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होता है मैं बता देता हूं। जितने टॉप पॉइंट होते हैं किसी भी
वेव के अंदर ये वाले सारे पॉइंट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले, ठीक है, इनको क्रेस्ट कहा जाता है। ये वाला ऊपर वाला टॉप है ना, मैक्सिमम प्लस एम्पलीट्यूड है, क्रेस्ट, और इनको कहा जाता है ट्रफ्स। सही है क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं किसी को? नहीं सर। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो सेपरेशन होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर हो गया क्या? दो क्रेस्ट के बीच या दो ट्रफ्स के बीच का सेपरेशन। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वेव की डिफरेंशियल होती है d2y(x²। इसको ऐसे मत याद रखना, इसको ऐसे याद रखना बेटा ना, ताकि आप एक्सेलरेशन बोल पाओ। d2y/dt² इज इक्वल्स टू v² टाइम्स ऑफ d2y/dx²। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको आपको ऐसे याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अलोंग विथ दिस ध्यान सुनना, dy/dx क्या बता रहा है बेटा? d2y/dx² क्या बता रहा है? स्लोप का स्लोप, मतलब dy/dx के स्लोप का स्लोप। ठीक है, ध्यान सुनना। और d2y/dt² क्या बता रहा है बेटा? ये पार्टिकल की एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ऐसी, ध्यान सुनना, एक ऐसी इक्वेशन जहां एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो हो वो v² टाइम्स ऑफ d2y/dx² हो, ये कहलाती है एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। फील आई क्या? फील आई? सिमिलरली आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -v टाइम्स ऑफ dy/dx। इस चीज, ये सबसे और इंपॉर्टेंट है, सारे थियोरेटिकल सवाल यहीं से बनते हैं। क्या मिलता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल -v dy/dx, और vp एक्चुअली है क्या बेटा? dx/dt, सॉरी dy/dt। समझ में आया क्या? हाँ या ना बोल। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। चलिए, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिला? -ω²a और -ω²y। देखो पार्टिकल तो SHM कर रहा है, पार्टिकल तो क्या कर रहा है? अभी मैंने बताया, अगर तू पार्टिकल को देखेगा तो वो अपनी जगह क्या कर रहा होगा? SHM कर रहा होगा। तो पार्टिकल हमेशा इस चीज को फॉलो करेगा, -ω²y। और दूसरा क्या था मुझे बता दे बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ω टाइम्स ऑफ √a² - x²। ये भी फॉलो करेगा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तो भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और यहां पे x फिक्स है। किसी एक पार्टिकल की अगर बात कर रहे हो तो ये बेसिकली किसकी इक्वेशन लिखी है? देख ले ध्यान से सर, -ω² sin ωt प्लस फाई की इक्वेशन लिखी है, क्योंकि आपने x को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, और आपको पता चल चुका है कि पार्टिकल मचा रहा है और SHM कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है पिछले वाले से, सिर्फ दो चीजें, सिर्फ दो चीजें। पहली चीज क्या छोटे? पहली चीज ये कि सर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है ना, वो माइनस टाइम्स ऑफ वेव पार्टिकल dy/dx होता है। और सर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है ना सर, वो v² टाइम्स ऑफ d2y/dx dt² होता है। अरे dx², क्या ही बोलती है पब्लिक। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, d2y/dx²। चल छोड़ो, भाड़ में जाए, वो सब अपने काम का नहीं है। चलो तो देखिए 1 2 3 4 है ना। आपको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि पार्टिकल तो साला क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन मार रहा है। मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, और पार्टिकल का मीन पोजीशन कहां है? अरे सर इसी लाइन पे तो है, काहे को टेंशन ले रहे हो? चमका क्या? हाँ सर। तो देख ध्यान से, देख ध्यान से छोटे, जो .1 की बात करेगा तू, .1 की बात करेगा तो इस पे जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है बेटा? dy/dx। ये क्या है? थीटा। थीटा इज लेस देन 90। जब थीटा लेस देन 90 होता है तो tan थीटा होता है स्लोप। tan थीटा क्या होता है? स्लोप। ये हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, इतना सर क्या है? एक काम कर, इसको ऐसे याद रख ले। क्या भैया? जो भी लाइनें ऐसी होंगी उनका स्लोप पॉजिटिव होगा, और जो भी लाइनें ऐसी होंगी उनका स्लोप नेगेटिव होगा। कहानी खत्म यार। सर कहानी खत्म, मैटर क्लोज करो। जो भी लाइन टैं 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 पॉजिटिव, टैं 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 नेगेटिव। चमका गया? चमका गया? कोई समस्या तो नहीं छोटे? नहीं है सर। चल आगे। तो देख ध्यान दे, ध्यान 1 वाले पॉइंट पे मुझे बता स्लोप कैसा है? सर ऐसी लाइन है सर, स्लोप तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और -v से इसको मल्टीप्लाई भी करना है तो vp जो है वो कैसा आ रहा है सर? नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो भैया इसकी वेलोसिटी कहां होगी? नीचे की तरफ। यस और नो? हाँ सर। एक्सेलरेशन कहां होगा? सर इसका तो मीन पोजीशन की तरफ ही एक्सेलरेशन होगा। तो सर स्वाभाविक सी बात है, ये भी नीचे की तरफ। देख ना 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 ना,
पार्टिकल 2 की बात कर तो सर लाइन ऐसी है, स्लोप हो गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पार्टिकल जा रहा होगा इसका ऊपर। कहां जा रहा होगा? इसका ऊपर। एक्सेलरेशन क्या होगा? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तीसरी की बात कर, अरे सर स्लोप वापस से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पार्टिकल जा रहा होगा ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन भी कहां होगा? ऊपर की तरफ। माइटर माइटर क्लोज। अच्छा, चौथे पॉइंट की बात करो सर, तो स्लोप कैसा है सर? लेस देन, सॉरी, स्लोप ऐसा क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहां जा रहा होगा छोटे? नेगेटिव नीचे की तरफ, पर एक्सेलरेशन कहां होगा? मीन पोजीशन ऊपर की तरफ। So this was the thing I was talking about. You make sure you understand this specific problem or this specific concept because it's very important from mains point of view. चले आगे की तरफ छोटे। हाँ जी सर, चलिए। अच्छा, इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था, which is a very 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 important formula. We have seen this formula also in what? Simple harmonic motion. भाई ये वाला फॉर्मूला है, डेल्टा फाई होता है भैया 2 पाई बाई टी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, या फिर 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। चमका क्या छोटे? कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर दो पार्टिकल के बीच का दूरी आपको पता है तो आप बता सकते हो कि दोनों के बीच में फेज कितना होने वाला है। समझा क्या छोटे? तो एक बात बता, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या सेम फेज में है? तो देखते हैं, समझते हैं। अरे सर अभी आपने बताई हमको, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? लैम्डा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? लैम्डा बाय 2। तो सर आप देख लो डेल फाई कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2। मैटर क्लोज। सर फेज डिफरेंस कितना है इसका? फाई है, आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज है मतलब देख के बोल सकते हो आउट ऑफ फेज है, मतलब अगर एक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे जा रहा होगा, आउट ऑफ फेज होंगे। करेक्ट है? करेक्ट है। सेम 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 सेम। मान ले इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में चाहिए अपने को, ठीक है? हाँ, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? लैम्डा बाय 4 है, तो यहाँ लैम्डा बाय 4 रख देते, तो लैम्डा बाय 2 पता चल जाता। जैसे ही लैम्डा बाय 2 पता चल जाता तो आप क्या बोल देते भाई? सर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2 है। सिमिलरली इस और इस पॉइंट की बात करोगे तो आपको सीधे पता चल जाएगा फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है। तो जैसा इस पॉइंट का मोशन है वैसा ही इस पॉइंट का मोशन है। तो जो वेव मोशन के अंदर पार्टिकल फेज डिफरेंस 2n पाई कैरी करके चलते हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सॉरी नॉट 7 पाई, वो सेम फेज में रहते हैं। और 2n प्लस 1 पाई जो कैरी करके चलते हैं वो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज रहते हैं। चमका क्या छोटे? चमक गया सर। मूविंग ऑन टू एनर्जी इन वेव मोशन के बारे में। देखो यार, स्पेसिफिकली अगर इस सेगमेंट की मैं बात करूं, एनर्जी इन वेव मोशन के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो बेटा आप याद रखना, इसमें आपको फॉर्मूलेस का रिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। तरीका मैं बताऊंगा याद रखने का, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो भाई एनर्जी इन वेव मोशन की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो सिंपल सीधी सी बात है, स्वाभाविक सा काम है, कितना हो जाता है? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम कर लोगे तो हाफ रो वी स्क्वायर बनता है। तो रो वीपी कर दिया है, खत्म कहानी। अब मचता है यहां पे, अब मैं इसके डेरिवेशन पे जाना नहीं चाहता हूं, ठीक है? लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? इसका डेरिवेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है? अरे सर पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, तो जितनी चेंज इन लेंथ आई, ये अगर मान लो dx है, ये अगर dy है, तो सर जो चेंज इन लेंथ आएगी वो सर ये आएगी dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx। करेक्ट है क्या? इसको अगर आप सॉल्व करोगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के आ जाएगा ये, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? पर याद रहे भाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर तो है ही सही, कोई समस्या ही नहीं है, और साथ ही साथ में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी है। क्या है बेटा? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये vp स्क्वायर है, याद रखना है ना, और ये v स्क्वायर है, ये वेव वेलोसिटी है, ठीक है? तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस एक्स। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दे, देख दोनों को ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा? सेम चीज आ रही है ऑलमोस्ट, देखो ध्यान से, दोनों को ऐड करो, क्या मिल रहा है?
ठीक है बेटा, तो क्या समझ में आ गया सर? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम होती है, तो सिर्फ आप इसको याद कर लो, आपको काम हो गया। करेक्ट है क्या? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिमिलरली यहां कितना हो गया? रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है उतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ होगा। तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ये कैसे याद रखें सर फॉर्मूला? ये कैसे याद रखें फॉर्मूला? तो भाई देखो कैसे रखना है, आपको ये पता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, करेक्ट है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही प्रेशर डेंसिटी होती है। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है सर। सिमिलरली पावर, पावर जो होता है वो क्या होगा भाई? पावर होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम। उसको सॉल्व करोगे तो आप ये याद रखना, बस प्रेशर एनर्जी याद रखना और उसको मल्टीप्लाई करना आपको एरिया इनटू वेव वेलोसिटी से। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, नहीं तो इसको डेराइव करके भी निकाल सकते हैं आप, पर यू हैव टू रिमेंबर इट। इसके लिए सिंपल सी चीज है, आप बस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर याद रखो, कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आप बस याद रखो। पावर यही होती है, पावर पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी है ना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आपको पावर निकालनी है बेटा तो उसको एस इंटू वी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, कई बार इसकी एवरेज वैल्यू भी पूछते हैं, तो जैसा कि अपन ने एसएचएम में निकाला था, मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आधा होता है, तो यहां पे भी 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है क्या? करेक्ट है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो एवरेज, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो एवरेज। चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या है? इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी आपको पता है भाई, पावर पर यूनिट एरिया होता है। अभी एस था, यहां से एस हट चुका है, तो यार याद रख लेना भाई, ये है ना, बहुत जरूरी है, याद रख लेना। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर खाली याद रखना है। अगर पावर होता तो एस वी मल्टीप्लाई हो जाता, और अगर क्या है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इंटेंसिटी है तो एस से डिवाइड हो जाएगा तो वी। ठीक है, दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। और आपको पता है वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाय म्यू। ठीक है, ये ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ये इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से आता है और ये इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से आता है। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी मैकेनिकल वेव को कैरी करने के लिए उसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक इनर्शियल या फिर एक इलास्टिक। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। तो वी की वैल्यू आ जाती है किसी भी स्ट्रिंग जिसके अंदर टेंशन कितना है टी और मास पर यूनिट लेंथ उसका कितना है म्यू, तो उसके अंदर जो वेव फॉर्मेशन की वेलोसिटी होगी दैट वुड बी गिवन बाय अंडर रूट ट्यू बाय म्यू, अरे नहीं टी बाय म्यू। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड अपन कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, सो डोंट वरी अभी। तो मतलब कैसे वाले प्रॉब्लम? एकदम वेव वाले जो बेसिक बेसिक आते हैं वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो अपन ने एकदम ऑपरेशन कर लिया है इसका। ठीक है, कि वेव इक्वेशन क्या होती है, पार्टिकल की पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी पे और उसकी एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है, दैट वी नो फॉर वेरी श्योर। चले आगे की तरफ। चलिए तो बात करते हैं वेव फ्रंट की। किसकी बात करते हैं? वेव फ्रंट की। तो सबसे पहली बात तो जानिए वेव फ्रंट होता क्या है। ठीक है, तो वेव फ्रंट बेटा उन सारे पॉइंट का लोकस होता है जो सेम फेज में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पत्थर को आप किस में फेंक दो, पानी में फेंक दो, तो आपको वेव फ्रंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सब सेम फेज में होते हैं देखने एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है भाई? कुछ दिक्कत नहीं होती है, जो वेव की स्पीड होती है उसके परपेंडिकुलर जितने भी सरफेसेस होते हैं वो वेव फ्रंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसा बनेगा बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। देखो करेक्ट है कि नहीं? सिमिलरली सिलेंड्रिकल के लिए कैसा बनेगा बेटा? ये लीनियर सोर्स है, ये लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स के लिए कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और जो प्लेन वेव फ्रंट होता है वो किसकी वजह से बनेगा बेटा? जब सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लग दोगे, मतलब इसी में देखना, इसी में अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चल जाओगे तो आपको क्या बनेगा? वो सर्कल जो होगा वो एक वेव, कैसा वेव फ्रंट बन जाएगा? कैसा बन जाएगा बेटा? एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी बोलते हैं जो बल्ब्स होते हैं और जो ट्यूबलाइट्स होते हैं, बल्ब कैसा काम करती है बेटा? देखना ध्यान से, बल्ब कैसा काम करती है? बल्ब काम करती है स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने का या फिर एक पॉइंट सोर्स का। ट्यूबलाइट कैसा काम करती है? एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने का। करेक्ट है क्या? तो देखना ध्यान से, यहां पे किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा? पावर पर यूनिट एरिया। एरिया कितना लिखोगे आप? 4 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर। तो इस केस में जो इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r स्क्वायर के। करेक्ट है? करेक्ट है। इस केस में कितनी होगी भाई सर? 2 पाई आर इंटू एल लिखोगे। करेक्ट है क्या? हाँ सर, एल तो फिक्स है, तो इस केस में इंटेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बराबर होगी बेटा? आर के। यस और नो?
पावर पर यूनिट एरिया। ऑल राइट एवरीवन। और आखिरी जो केस है क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट के अंदर इंटेंसिटी आर पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सोर्स आपने क्या कर दिया है, इनफाइनाइट पे पुट कर दिया है, तो कांस्टेंट। हम एक्चुअली ऑप्टिकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं यहां से यहां कन्वर्ट करने के लिए वेव फ्रंट्स को। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि देख जिसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है वो लॉस भी कम होगा। इसके अंदर रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लॉस बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। इसीलिए जो बल्ब्स होते हैं उनके आसपास रोशनी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो ट्यूबलाइट होती हैं उनकी समय के साथ वो दूर तक, मतलब समझ लो ना, देखोगे भी ना आप तो बल्ब के आसपास बहुत रोशनी रहेगी, ट्यूबलाइट के थोड़ा दूर तक रहती है। क्लियर है क्या एवरीवन? ऑल राइट सर। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव ये हो गई, और उनकी जो वेव इक्वेशंस है दैट इज गिवन बाय दिस। एम्पलीट्यूड देखो वैसे ही, एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट है, इसका ए बाय रूट आर, इसका ए बाय आर। करेक्ट है क्या? क्योंकि आपको पता है एम्पलीट्यूड जो होता है वो रूट आई के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज वाई वी हैव रिटन दिस। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइटी राइट सर। बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की। अगर दो वेव्स किसी पॉइंट पे जाके इंटरफियर करें बच्चे, तो क्या मन क्या आ जाता है? तो दो चीज निकल के आती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दो से अधिक वेव का अगर आपको इंटरफेरेंस कराना है तो आपको बस वेक्टर कैलकुलस आनी चाहिए। आप देखो ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, दोनों का अपन ने क्या कराया बेटा, इंटरफेरेंस कराया है। क्लियर हो गया? तो रिजल्टेंट देखो कैसा मिल रहा है, रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिल रहा है, वेयर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। भाई सर ये तो वेक्टर जैसा है, एकदम वेक्टर है। तो आप बस वेक्टर एडिशन याद रखिएगा। सेम गोज विद एसएचएम। एसएचएम में भी ये चीज आती है, इसलिए मैं इसको यहां पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है, डोंट वरी। क्लियर है क्या? सही है सर। tan फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है बेटा, a2 sin फाई नॉट अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई नॉट। ठीक है, इंटेंसिटी आपको पता है a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज वाई I इज गिवन एज i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 इंटू cos फाई नॉट। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बेटा? सर रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बेटा? रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे देखेंगे। चलो, तो अगर कोई चीज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है मतलब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है मतलब उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो रहा है। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव्स के बीच का जो फेज होना चाहिए ये +1 के बराबर होना चाहिए, cos फाई नॉट। cos फाई नॉट 1 कब होता है, जरा सोचो आप देखना ध्यान से। जब फाई नॉट की वैल्यू 1 कब होता है? cos 0 पे होता है। करेक्ट है? पाई पे तो -1 हो जाता है, 0 पे होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है ना? तो क्या बोल दूं, फाई शुड बी इज इक्वल्स टू 2n पाई। सही है क्या? हाँ सर। और अब मैंने अभी आपको बताया था कि फेज डिफरेंस शुड बी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2n पाई शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। मैटर क्लोज। एक्स की वैल्यू जब n लैम्डा होगी, n कैन टेक एनी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 है ना, तब कैसा होगा, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देख लेते हैं ध्यान से। और बात करता हूं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी बेटा, -1। cos फाई -1 कब होता है सर? पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 5 पाई पे होता है। तो फाई शुड बी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। सही है क्या? देख ले, 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है? और आपको पता है दैट फेज डिफरेंस शुड बी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस सच दैट डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है? पाई से पाई कैंसिल, इंटू लैम्डा बाय 2 वेयर n कैन टेक एनी वैल्यू। सही है क्या? बिल्कुल, ये दो चीजें याद रखना आप, क्या, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 और 2n पाई। ऑल राइट एवरीवन, वेर n इक्वल टू 0 1 2 3 और आई मिनिमम मैंने अभी आपको बताया रूट i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब होता क्या है बेटा, ध्यान से देखना। अगर कोई एंड अगर फिक्स्ड है, ठीक है, कोई एंड अगर फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड से जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है, और वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखना कैसे, अगर मैं कोई वेव को फेंकूंगा, ठीक है, तो टकरा के वापस अपने फेस को चेंज कर लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन और वापस मेरे पास आएगी।
क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी है, राइट? क्योंकि आगे जो है वो कैसा मीडियम है, बहुत डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से कोई भी वेव अगर टकराती है तो पाई का फेज शिफ्ट आ जाता है उसके अंदर। और ये वेव दोनों को अगर आप सुपर इंपोज कर दोगे बेटा एक दूसरे पे, तो यू विल गेट अ स्टैंडिंग वेव्स, यू विल गेट अ स्टैंडिंग वेव। सही है क्या? देखते हैं ध्यान से, तो क्या मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एंड की, ठीक है? एक स्ट्रिंग, इसको ध्यान समझना ना, इसको रटना मत है ना, इसके फॉर्मूले इसको रटना मत बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। एक बार समझोगे ना, इसी से पूरे कंसेप्ट अटैच्ड हैं, ठीक है? जो एयर कॉलम मेथड पढ़ते हो आप, वहां पे भी ऑर्गन पाइप जो बेसिकली पढ़ते हो, वो भी इसी से पूरा का पूरा अटैच है, ठीक है? तो मैं तरीका बता रहा हूं, यहां अच्छे से ध्यान दो, बिल्कुल वहां गलती नहीं होने वाली है। क्लियर है क्या? क्लियर है। चला देख, अगर दोनों एंड पे फिक्स्ड है, दोनों एंड पे फिक्स्ड है, तो ना ये वाला एंड ऊपर नीचे जा सकता है, ना ये वाला एंड ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है? तो दिस विल बी अ केस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी अ केस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दे, क्या कि भैया दोनों एंड पे फिक्स्ड है ना, तो सबसे पहले आप देखना, अरे दोनों एंड पे फिक्स्ड है, तो सर मिनिमम पॉसिबल केस जो ये हो सकता है, जो स्ट्रिंग की लेंथ हो वो यूटिलाइज हो जाए दोनों एंड पे नोट बनाने के लिए। नोड मतलब दोनों एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड फिक्स्ड है ना, तो मिनिमम पॉसिबल केस क्या हो सकता है? अरे सर पूरी की पूरी जो लेंथ है इस रोप की वो यूटिलाइज हो जाए दोनों पे नोड बनाने के लिए, और दो नोड के बीच का सेपरेशन तेरे को पता है छोटे कितना होता है? λ/2। जरा देख, अरे समझ में आया क्या? अगला अगला केस क्या होगा? सर अगला केस ये हो जाए, अभी भी नोड बन रहा है, दोनों एंड पे नोड तो बनेंगे, फिक्स्ड है तो दोनों एंड पे क्या बनने वाले हैं? नोड बनने वाले हैं, ठीक है? लेकिन अब सीन क्या हो जाएगा बताओ? सर λ/2 और λ/2, ठीक है? तो अब कितना हो जाएगा? अब लेंथ किस में यूटिलाइज हो? ध्यान से रखना, अब लेंथ किस में यूटिलाइज हो भाई? सर अब लेंथ लैम्डा बनाने में यूटिलाइज हो। फिर अगला केस क्या होगा बताओ? अगला केस, एक नोड बन गया, ये ऐसा 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 बन जाए, ठीक है? 3λ, सही है? λ/2 λ/2 λ/2, मतलब क्या चल क्या रहा है? चल क्या रहा है भाई यहाँ पे? सर पहला जो लेंथ है यूटिलाइज हो गया लैम्डा को कवर करने के लिए, सॉरी λ/2 को कवर करने के लिए, फिर 2 टाइम्स ऑफ λ/2 को, फिर 3 टाइम्स ऑफ λ/2 को। मतलब हो क्या रहा है? सर पूरी जो लेंथ हो रही है यूटिलाइज हो रही है n λ/2 को कवर करने के लिए। अच्छा हाँ सर, तो सर एक बात तो तय हो गई, n λ/2 शुड बी इज इक्वल्स टू l। करेक्ट है क्या? देख ले ध्यान से। हाँ सर, सबसे पहले ऐसे ही दिमाग में रखना है, खटाक से n λ/2 इक्वल टू l। मैं तो वो भी नहीं करता हूँ, मैं पता क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ λ/2 इक्वल टू l। मेरे को समझ में आ गया क्या? भैया दोनों फिक्स हैं, तो भैया दोनों के बीच में क्या बन रहा होगा? नोड बन रहा होगा, और ये दोनों के नोड के बीच का सेपरेशन λ/2 होता है, और यही पूरा का पूरा क्या कर रहा होगा? l बनाने के काम आ रहा होगा। तो n λ/2 शुड बी इक्वल्स टू l होना चाहिए, और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा? यहां से लैम्डा को लिख सकता हूं v/f, f लिख सकता हूं n v/2l, f कैन बी रिटन एज n/2l इंटू √t/μ। करेक्ट है क्या? देख ले ध्यान से, कोई समस्या दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है किसी को? नहीं सर, जहां पे n कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम वेयर टू वेयर, सर 1 टू समथिंग एल्स। क्लियर है? चलिए, अब कई बच्चों को ओवरटोन और हार्मोनिक समझने में बड़ी दिक्कत जाती है, ठीक है? तो घबराना नहीं है। ओवरटोन का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये अभी अपन ने क्या निकाला? जब n की वैल्यू 1 रखूंगा, देखना ध्यान से, f0 जो है n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा बेटा? 2l इंटू √t/μ। सही, तो ये कौन सी है? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये कोई ओवरटोन नहीं है। इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ओवरटोन कहलाएगी। तो दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। या फिर n की वैल्यू यहां पे क्या रखी गई है बेटा? n की वैल्यू सर आपने 1 रखी है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है वही क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर n की वैल्यू 2 रख दूंगा तो बता, तो ये क्या है? सर n की वैल्यू 2 रखिए, सेकंड हार्मोनिक, फंडामेंटल की कहानी खत्म हो गया। हाँ सर, अभी पकड़ा, सेकंड हार्मोनिक, और ओवरटोन अब आएगा। सर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अगली ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, तो ये है फर्स्ट ओवरटोन। सही है क्या? सही है क्या? चमका ना, गलती नहीं करने का, ठीक है? दूसरा केस देखते हैं।
फिक्स्ड एट वन एंड। अच्छा सर अब तो क्या ही है, एक एंड पे फिक्स है ना, अगले पे तो नहीं है ना यार गुरु यार, अगले पे तो नहीं है ना सर। तो सर एक जगह नोड बनेगा, दूसरी जगह एंटी नोड, ये सब देखने का ही नहीं है। सीधे एक जगह नोड बनेगा, एक जगह एंटी नोड, और नोड और एंटी नोड के बीच की सेपरेशन कितनी होती है बेटा जी, λ/4 होती है। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू L। अगली बार कैसे कंपनसेट करेगा सर, अगली बार तो मैक्सिमम पॉसिबल है ऐसा कंपनसेट करेगा सर, ये λ/2, ये λ/4, कितना हो गया ये सर, ये तो हो गया 3λ/4। अब घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो पता चल चुका है कॉम्बिनेशन 1 3 5। सर माइटर करो क्लोज। सर 2n+1 λ/4 मस्ट बी कंपनसेटेड बाय द टोटल लेंथ। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा छोटे, f इज इक्वल्स टू, है ना, 2n+1 बाय 4l इंटू अंडर रूट ट्यू बाय, अरे t/μ नॉट ट्यू छोटे। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। अब मुझे बताओ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब n की वैल्यू 0 होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। करेक्ट है, करेक्ट है। तो n की वैल्यू 0 रखो, इसको ऐसे मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको ऐसे लिखो। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था, 2n+1 ना, तो 2n-1 लिख देता हूं ताकि आप एकदम एकदम स्पष्ट रहो, कोई घबराओ ही ना। इसको ऐसे याद रखो आप, 2n-1 है ना, एक और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2n-1 भी लिख सकते हो। हाँ सर, तो मुझे बताओ बेटा, जब n की वैल्यू यहां पे 1 रखोगे, है ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देगा और क्या देगा, फर्स्ट हार्मोनिक देगा। और क्या देगा बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक देगा। क्यों, देखना ध्यान से, ये पूरी जो नंबर है, ये पूरा जो नंबर है कैपिटल N, ठीक है, ध्यान सुनना, ये जो पूरा जो नंबर है कैपिटल N, हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये ना, ये हार्मोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वहां पे देख, यहां पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा था भाई, कैपिटल N स्मॉल n के बराबर ही था, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, हाँ सर। अब देखो, जब n की वैल्यू 1 रखोगे, मैंने जानबूझ के 2n+1 नहीं लिखा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, आप भी ऐसे ही याद रखो इसको, 2n-1 से। n की वैल्यू जब 1 रखे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई, कितनी आई छोटे बता, 1/4l अंडर रूट t/μ। करेक्ट है। तो n की वैल्यू 1 रखने पे 2n-1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 आई ना। तो ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। अगला सीन क्या होगा छोटे बता, n की वैल्यू 2 रख, जरा रख, n की वैल्यू 2 रख, तो n की वैल्यू 2 रखी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला होगा फर्स्ट ओवरटोन। ध्यान सुनना, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है भैया, सर फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला, फंडामेंटल से। फर्स्ट ओवरटोन n इक्वल टू 1 रखा है, तो 2 में से 1 गया, सॉरी हाँ, n की वैल्यू अब 2 रखी है आपने ना, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, यानी थर्ड हार्मोनिक। कंफ्यूज मत होना, थर्ड हार्मोनिक दैट शुड बी गिवन बाय व्हाट, 2 दूनी 4, 3/4l अंडर रूट t/μ। ओके 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 ओके, चलो समझ में आ गया क्या यहां तक? कोई समस्या किसी को तो नहीं है यहां तक? नहीं सर। चलें आगे की तरफ। यस सर, लेट अस मूव। तो भाई ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, तरीका आप याद रखेंगे, जैसे ही आप फिक्स्ड या फ्री देखेंगे आपके दिमाग में एक नॉक चला जाना चाहिए, यार एक ये λ/4 वाला है, ये तो λ/2 वाला है, खट 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 मैटर क्लोज करने का है। ओवरटोन और हार्मोनिक में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे वाली टर्म बताती है आपकी हार्मोनिक, और फंडामेंटल से ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाओगे वो आपको बताने लगेगी ओवरटोन। चलिए आइए बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव इन अ लॉन्ग बार इज गिवन बाय, ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा बाय रो। ठीक है, कैसे बोला बेटा ये अपन ने, वापस से मैंने आपको बताया, इलास्टिक मीडियम भी हो और इनर्शियल प्रॉपर्टीज की वजह से v इज इक्वल्स टू अंडर रूट y बाय रो। y क्या है छोटे यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस। लिक्विड में y किससे रिप्लेस हो जाता है बेटा, बीटा से रिप्लेस हो जाता है, लिक्विड और गैसेस दोनों के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, न्यूटन आया, न्यूटन ने ये बोला क्या कि भाई जो साउंड ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर, ठीक है, क्या बोला भाई, जो साउंड ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर वो एक आइसोथर्मल फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है बच्चे, आइसोथर्मल फिनोमिना है। तो उसने जब कैलकुलेट किया, उसने दे दिया भैया आइसोथर्मल फिनोमिना करके सॉल्व किया, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो। तो जब उससे निकाला गया सारी वैल्यूज को पुट करके, तो स्पीड ऑफ साउंड आई 280 मीटर पर सेकंड के हिसाब से।
फिर लाप्लास आया, बोला ये तो गलत है भैया, एक्चुअल तो आना चाहिए 330 मीटर पर सेकंड। तो उसने बोला भाई ये तेरा आइसोथर्मल नहीं है, तू चोमू बना रहा है, तू काट रहा है लोगों का, तो भाई तू जो है ना एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? एडियाबेटिक प्रोसेस है। बल्क मॉडुलस निकाल सकते हो आप, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी विद माइनस साइन के साथ, आपको पता चल जाएगा। डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं अपन इसमें, ऑब्वियस सी बात है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ध्यान सुनना, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को चेंज किया भी जाए तो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और हर एक डिग्री से तापमान अगर इंक्रीज होता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या होती है बेटा? बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, कुछ बेसिक बातें हैं। तो वही है, तो सारी वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। गामा आर टी अपॉन एम एक्चुअली यही होता है, गामा आर टी अपॉन एम एक्चुअल होता है, ठीक है। वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है अपनी, एक तो क्या है अंडर रूट ऑफ एम से, ठीक है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या? गामा, इसको बोल सकते हैं गामा पी बाय रो, और ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली रो से या फिर एम से। इसको और सॉल्व कर लो तो कितना जाएगा? हाँ, एम से तो दिख ही रहा है आपको ये, है ना। तो वेलोसिटी 1 अपॉन अंडर रूट रो के प्रोपोर्शनल होती है। वी कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट के एम के प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड ऑन मीडियम, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और टेम्परेचर के साथ ऐसा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज मोर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन ऑफ ड्राई एयर, याद रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड हाइड्रोजन इज लेस देन इन ड्राई हाइड्रोजन ड्यू टू सिमिलर रीजन। ऑल राइट एवरीवन, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो साउंड वेव्स में आपको पता है भाई, साउंड वेव्स के अंदर क्या होता है? प्रेशर का वेरिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे साउंड ट्रेवल करना चाहती है भैया, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन ऑफ एयर पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट की जगह अपन किसकी बात कर रहे होते हैं भैया? प्रेशर ऑफ गैस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखना ना, ताकि आप फील कर पाओ। देखो ध्यान से, अगर एक डेड एंड है, ठीक है, और गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, मतलब समझ रहे हो ना, एक मतलब इधर से पिस्टन लगाओ, एक ऐसा ब्लॉक है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, राइट। तो जरा देखना ध्यान से, तो जो गैस मॉलिक्यूल होंगे जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जहां पे वो वाइब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। और जहां पे ओपन एंड होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वहां पे प्रेशर, ध्यान सुनना, जहां पे ओपन एंड होगा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक एंड अगर खुला है तो उस पार्टिकल को मूव करने के लिए, कुछ ऐसा सिनेरियो मैं बोल रहा हूं। मान लो खूब सारे पार्टिकल हैं और एक एंड ये डेड एंड है, तो ये जो पार्टिकल है ये क्या मूव नहीं कर सकता है? करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। तो यहां पे ध्यान सुनना, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो प्रेशर मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर ये पार्टिकल फ्री है तो ये दोनों तरफ क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर, अब क्या है बेटा ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम दे दिया जाए पार्टिकल को तो मिनिमम प्रेशर वो अचीव करता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। मतलब ध्यान सुनना, जब एयर कॉलम की मैं बात कर रहा हूंगा, जब एयर कॉलम की मैं बात कर रहा हूंगा, तो जो एंड फिक्स्ड होगा वो पार्टिकल को जीरो डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा। लेकिन उसी केस में, मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट का वहां पे नोड बन रहा होगा, वहां प्रेशर का एंटी नोड बन रहा होगा। चमका क्या? डिस्प्लेसमेंट का नोड और प्रेशर का एंटी नोड एक ही चीज है, या फिर डिस्प्लेसमेंट का जहां एंटी नोड बन रहा होगा वहां प्रेशर का नोड बन रहा होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, आप ऑर्गन पाइप में कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्लियर हो गया छोटे? क्लियर हो गया सर, बिल्कुल सही बात कहे हो आप, बिल्कुल सही बात। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, प्रेशर का एंटी नोड बोले तो, प्रेशर का एंटी नोड बोले तो क्या होना चाहिए? आंख बंद करना और फील कर लेना। प्रेशर का एंटी नोड बोले तो सर डिस्प्लेसमेंट का नोड मतलब डेड एंड, डिस्प्लेसमेंट का नोड मतलब डेड एंड, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे होना चाहिए उसको रोकने के लिए। ऑल राइट एवरीवन, हाँ सर चलते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वापस से वही वाले इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, देख लेना आप। इंटेंसिटी, हाँ ये देख लेना भाई, 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट होता है। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड 10⁻⁻12 होता है, जो आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेजर इंटेंसिटी, ठीक है, डेसिबल्स में इसको मेजर कर रहे हैं अपन, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। लॉग स्केल का इस्तेमाल क्यों किया? लॉग स्केल का इस्तेमाल कब करते हैं आप बताओ? लॉग यूज ही क्यों किया जाता है? लॉग इसीलिए यूज किया जाता है, बड़ी स्केल को छोटी वेव पे अपन क्या कर रहे हैं, छोटे, मतलब लॉग स्केल को यूज करने का मतलब क्या है? 0 से लेके 10, 10 से लेके 100,
100 से लेके 1000 सैंपल स्पेस क्या हो जाए, खूब सारे सैंपल स्पेस कम स्केल पे आ जाए। क्लियर हो गया क्या? इसलिए अपन लॉग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। किस पे बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। तो जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे, इत्मीनान से सुनेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर है बेटा? चलो सर। स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्लोज्ड एंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का नोड ओपन एंड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, ठीक है। क्लोज एंड आपको समझ में आ गया होगा, पार्टिकल को डिस्प्लेस करने की जगह नहीं है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का नोड या फिर प्रेशर का क्या हो जाएगा छोटे? एंटी नोड। ओपन एंड मतलब डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड या फिर प्रेशर का क्या हो जाएगा छोटे? नोड। तो अगर मैं बात करता हूं क्लोज ऑर्गन पाइप की, किसकी बात करता हूं बेटा? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। तो जरा देखना ध्यान से, क्लोज ऑर्गन पाइप की। तो भाई जहां से आप एयर को ब्लो कर रहे हो, है ना, तो वहां पे तो हमेशा एंटी नोड रहेगा ही। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब होता है एक एंड क्लोज, ठीक है। तो देख बेटा, एक एंड ये क्लोज कर दिया, तो ये जो क्लोज एंड है, अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसका आपको प्रेशर का पूछता कि प्रेशर का डायग्राम बताओ कैसा होगा, तो सर प्रेशर का एकदम उल्टा होगा। यहां पे मिनिमम प्रेशर होगा, यहां मैक्सिमम प्रेशर होगा। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। तो सर जब क्लोज एंड की आपने बात करी है, ध्यान सुनना, क्लोज एंड की बात करी है तो मिनिमम लेंथ जो यूज होगी वो λ/4 को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और ऐसे ही λ/4, 3 λ/4। तो पुरानी कहानी पे वापस से जाओ, जो अभी अपन ने वहां पढ़ा था। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ध्यान से देख, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये तो स्ट्रिंग फ्री है, सामने एंटी नोड बन रहा है, इधर क्या बन रहा है? नोड बन रहा है। तो बीच का सेपरेशन कितना है? λ/4 है। क्लियर हो गया क्या छोटे? कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर। तो उस केस में जो हमने फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा निकाला था बेटा, 2n-1। वापस से ऐसे याद रखना, अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। कितना रखना बेटा? 2n-1/4l √t/μ। तो यहां पे v है तो गामा p/ρ, जो भी है रख लेना। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। और वापस से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सिंपल हार्मोनिक ओवरटोन में कोई भी नाटक नहीं चाहिए मेरे को। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने बोल दिया है, तो एन की वैल्यू 1 पुट करके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने बता दी। आपको एन की वैल्यू 1 पुट करने पे 2n-1 की वैल्यू भी 1 मिली, तो उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे फर्स्ट हार्मोनिक मिला। लेकिन जब फर्स्ट ओवरटोन की बात की गई, जब एन की वैल्यू आपने 2 रखी, तो कौन सा हार्मोनिक मिला बेटा? वहां पे एन की वैल्यू 2 रखो, 4 में से 1 गया, थर्ड हार्मोनिक। ये पूरी की पूरी चीज हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करती है, और ओवरटोन जो होता है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करती है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। अब बात करते हैं ओपन एंड ऑर्गन पाइप की। ओपन एंड, अगर ओपन एंड है छोटे, तो दोनों तरफ से क्या बन सकता है? एंटी नोड बन सकता है, या फिर प्रेशर का दोनों तरफ क्या बन सकता है? मिनिमम नोड बन सकता है। अरे सर, दो नोड के बीच की सेपरेशन तो λ/2 होती है, तो ये इसमें यूज हो जाएगा। और सर ये तो वैसा वाला केस हो गया। कैसा वाला केस हो गया? फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला केस हो गया। फिक्स्ड एट रो पे फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला केस हो गया। और यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है n/12 इंटू v निकल के आती है। n कैन टेक एनी वैल्यू। इसका फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन ही है, सॉरी, इसका सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन है। इस टाइप से चलता जाता है। चले आगे की तरफ क्या छोटे? हाँ सर चलिए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, आगे चले। एंड करेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एंड करेक्शन की। तो ध्यान सुनना, एंड करेक्शन के अंदर क्या सीन रहता है बेटा? अब एक्चुअली जब ऑर्गन पाइप में बात कर रहे हैं, तो ये जो एंटी नोड बनता है ना, ये प्रैक्टिकली एंटी नोड यहां बनता नहीं है, ये थोड़ा सा आगे जाके बनता है। तो देखो ये लेंथ कुछ अलग सी बदल चुकी है ना, लेंथ कुछ बदल सी चुकी है बेटा ना। अब देखो ओपन एंड है तो दोनों तरफ एंटी नोड बन रहा है, देख ध्यान से। अरे चल जा चाचा, ओपन एंड, अरे भाई सॉरी यहां कर लेते हैं। ओपन एंड है बेटा, तो एक्चुअली जो प्रैक्टिकली एंटी नोड फॉर्म होते हैं ना, वो थोड़ा सा आगे जाके, ओपन एंड से थोड़ा सा आगे जाके फॉर्म होते हैं, याद रखना। क्लियर हो गया क्या सर? हाँ सर क्लियर तो हो गया। तो सर कोई ओपन एंड ऑर्गन पाइप है तो दोनों तरफ क्या बन रहे होंगे बेटा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा होगा। लेकिन अगर क्लोज एंड पाइप है तो एक तरफ एंटी नोड बन रहा होगा, एक तरफ क्या बन रहा होगा? नोड बन रहा होगा। ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। तो इस केस में जो एक्चुअल लेंथ रिकवर कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी के लिए, वो कितनी होगी बेटा? सर ये लेंथ तो होगी प्लस एक एरर
लगेगा ई, और इसमें एल प्लस सर 2 टाइम्स ऑफ ई लगने वाला है, और इस ई की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो 0.6 आर के बराबर होती है। तो यही देखना ध्यान से। एंड करेक्शन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, ड्यू टू इनफाइनाइट मोमेंटम ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन ऑर्गन पाइप रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नॉट एग्जैक्टली एट ओपन एंड बट समवॉट अबव इट, सो एंटी नोड इज नॉट फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट फ्री एंड बट स्लाइटली अबव इट, दैट इज वाई इन क्लोज ऑर्गन पाइप जब एल रख रहा हूं वो एल प्लस ई रख रहा हूं, और इन ओपन ऑर्गन पाइप एल प्लस 2 ई रख रहा हूं, जहां ई की वैल्यू 0.6 आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप। मैटर क्लोज। अब बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, दैट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, दैट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। ठीक है, तो यार भाई इसके लिए कई चीजें हैं, मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं, आप कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं करोगे, बस ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। तो भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये होती है भैया V प्लस माइनस V प्लस माइनस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, V प्लस माइनस VM प्लस माइनस VS, सॉरी VO अपॉन VM प्लस माइनस VS। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये होती है भैया क्या, स्पीड ऑफ साउंड, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और ये है बेटा वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स क्लियर हो गया क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, वीएम वाले जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, पर याद रखना वीएम अगर साउंड की डायरेक्शन में है तो प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, वो छोड़ो। तो मेन फॉर्मूला जो है आपने को जो डिस्कस करना है वो किसके ऊपर करना है, v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस के ऊपर डिस्कस करना है, टाइम्स ऑफ एफ नॉट। ठीक है, तो भाई डॉपलर ने क्या बताया, डॉपलर ने ये बताया कि भाई अगर कोई भी सोर्स ऑफ साउंड मूविंग है तो वो ऑब्जर्वर की मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा, मैं क्या आपसे डिस्कस करना जा रहा हूं, सारे पॉसिबल केस लेके चलता हूं। देखिए ध्यान से, ऑब्जर्वर यहीं पे खड़ा है, सोर्स इसके पास आ रहा है, सोर्स इधर है, ऑब्जर्वर ये रहा। ठीक है, ऑब्जर्वर यहीं खड़ा है, सोर्स इससे दूर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सोर्स यहीं खड़ा है, ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है, सोर्स यहीं खड़ा है, ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, उसके बाद सोर्स भी पास आ रहा है, ऑब्जर्वर भी इसके पास आ रहा है, और आखिरी सोर्स दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर इसको रिसीड कर रहा है, या फिर ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है और सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। सारे पॉसिबल केसेस, दो चार, दो छह, एक साथ, और कोई केस हो सकता है देख लेना, मेरे को नहीं पता, ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। तो भाई एक बात का आप ध्यान रखो, ध्यान सुनना, एक बात का आपको ध्यान रखना है, कोई चीज आपके पास आ रही होती है तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देती है, और कोई आपसे दूर जा रही होती है तो फ्रीक्वेंसी आपको घटती हुई सुनाई देती है। आप किसी बचती हुई चीज के पास जा रहे होते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देती है, आप किसी बचती हुई दूर से दूर जा रहे होते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी घटती हुई सुनाई देती है। सिंपल सी कहानी है जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है। समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे सर सीधी सी बोलो सर, सोर्स के पास आओगे तो ऑब्जर्वर की आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई लगेगी, सोर्स से दूर जाओगे तो आपको फ्रीक्वेंसी घटी हुई लगेगी, सोर्स आपके पास आ रहा होगा तो ऑब्जर्वर आपको बढ़ी हुई दिखेगी, और सोर्स आपसे दूर जा रहा होगा तो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी आपसे, ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कम होती हुई नजर आएगी। हाँ सर, एक बात तो समझ में आ गया। तो सर एक बात बताओ सर, इस फॉर्मूले के अंदर प्लस और माइनस को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो मैं ये बोल रहा हूं, आप ये देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ध्यान से सुनना मेरी बात है ना, अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा होगा तो ऑब्जर्वर ये चाह रहा होगा ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई दे यार मुझे, है ना, तब प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सोर्स कैसे इनपुट दे सकता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में? सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में ऐसे इनपुट दे सकता है कि नीचे माइनस हो जाए, ये चीज घटेगी तभी तो ये चीज बढ़ेगी ना छोटे, फील आई? हाँ, मतलब ये माइनस साइन कब आएगा? ध्यान सुनना, मेरी बात बिल्कुल एकदम इत्मीनान से सुनना। सोर्स अगर चाहे कि भाई ऑब्जर्वर बड़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुने तो सोर्स को ऑब्जर्वर के पास जाना पड़ेगा। अब देख, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, देखना ध्यान से। वी ऑब्जर्वर रुका हुआ है सर 0। अब ध्यान सुनना, सोर्स चाह रहा है कि भाई तू सुन, भाई तू, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, मतलब सोर्स चाह रहा है ना, इसको सोर्स चाह रहा है कि भाई तू बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुन। तो सोर्स बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी कैसे सुना सकता है? जब आगे माइनस साइन लगाए।
फील आया क्या यार छोटे? हाँ सर, ये इनपुट इतना माइनस का देगा तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी उसको। करेक्ट है। और देखते हैं ये वाला, ये तो जीरो है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स बोल रहा भाड़ में जा, तू कम कम सुन, मैं तुझसे दूर जा रहा हूं, है ना, तो कम फ्रीक्वेंसी सुन। तो कम कब सुनाई देगा? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। अरे सर नीचे अगर ये प्लस का इनपुट दे दे, करेक्ट है क्या? हाँ सर, पॉइंट तो है। अच्छा ऑब्जर्वर, सोर्स की कहानी खत्म। माइनस आएगा प्लस आएगा। ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा, बोला मेरे को नहीं सुनना, मेरे को कम फ्रीक्वेंसी सुननी है। तो ये कम इनपुट कब देगा सर? जब ऊपर वाली चीज घटेगी तभी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। फील आ रही है क्या? हाँ सर फील तो आ रही है। और आगे की बात अगर करूं मैं, अगर इसकी बात करते हैं। अच्छा ये ऑब्जर्वर क्या चाह रहा है? तो ध्यान सुनो, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर चाह रहा है कि मैं बड़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर प्लस लगा दो आगे। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। इसकी बात करता हूं, ये वाले केस की। अच्छा ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े, सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ये भी चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े। तो भाई ऑब्जर्वर कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है? प्लस करके। और सोर्स कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है? माइनस देके। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी बात करते हैं। इस केस की अगर बात करोगे तो क्या है? ऑब्जर्वर चाह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा, और सोर्स चाह रहा है मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो ऑब्जर्वर चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े, सोर्स चाह रहा है मैं नहीं बढ़ाऊंगा। सोर्स कैसे नहीं बढ़ाएगा? प्लस देके। करेक्ट है क्या? ऑब्जर्वर कैसे बढ़ाएगा? प्लस लेके। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अच्छा इसकी बात करते हैं। ऑब्जर्वर क्या चाह रहा है? ऑब्जर्वर चाह रहा है तू भाड़ में जा भाई, मेरे को नहीं आना तेरे पास, मैं निकल रहा हूं। तो वी ये चाह रहा है कम हो फ्रीक्वेंसी, तो माइनस वी नॉट। और ये क्या चाह रहा है? भाई तू सुन ले यार भाई, बढ़ जा, तो वी माइनस वी एस। करेक्ट है क्या? एक कोई केस और बच रहा है, कर लेना आप लोग। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या छोटे? कभी गलती नहीं होगी अगर आप इस वे से जाएंगे, इस वे से चीजों को सोचेंगे। तो कुछ इक्के दुक्के एग्जांपल करते हैं। चैप्टर का करते हैं खात्मा, मैटर क्या करते हैं? क्लोज। भाई एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे बेस्ड। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा भाई कि एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे क्रॉसिंग receives frequency 2.2k and 1.8k when a train approaches and recedes the man. Find the velocity of train. सिंपल सवाल है भैया। एक आदमी यहाँ खड़ा है, ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन आ रही है तो उसको एक बार जो वेलोसिटी लेनी है, वेलोसिटी जो है वो कितनी दिख रही है? एक बार इसको फ्रीक्वेंसी दिख रही है F1 कितनी? 2.2k। और F2 कितनी दिख रही है उसको भाई? 1.8k। सर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले केस में ट्रेन की वेलोसिटी मान लेते हैं v। ये आदमी चुपचाप खड़ा है, आदमी कहीं नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सर जब ट्रेन इसके पास आएगी तो इस आदमी को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या देगी? देखना F इज इक्वल्स टू वी। आदमी की वेलोसिटी तो जीरो है सर, और ट्रेन बढ़ाना चाह रही है तो v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा प्रॉब्लम में? 2.2k इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस सोर्स की वेलोसिटी अपने को नहीं पता, वी एस है, टाइम्स ऑफ एफ नॉट। दूसरा कितना है बेटा? 1.8k इक्वल टू वी अपॉन, अभी भी ऑब्जर्वर क्या है? जीरो पे है, और ट्रेन अब इससे दूर जा रही है तो ये बढ़ाना चाह रही है, सॉरी घटाना चाह रही है फ्रीक्वेंसी, तो प्लस देके घटाएगी अपॉन एफ नॉट। मैटर के कट गया, मैटर क्लोज कर दे। एफ नॉट कट गया, वी कट गया। करेक्ट है? करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका 2.2 अपॉन 1.8 इज इक्वल्स टू वी प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस। तो 2.2v माइनस 2.2vs इक्वल टू 1.8v प्लस 1.8vs। करेक्ट है? करेक्ट है। तो 2.2 माइनस 1.8 0.4v इक्वल टू 8 2 10 हासिल 1 2 1 3 1 4 4vs 4.0 आई थिंक यही होगा। हाँ सर यही है। तो ये हो गया 10 टाइम्स, है ना। तो वी एस इज इक्वल्स टू हो गया v बाय 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है क्या? और v क्वेश्चन में दे रखा था वैसे 300 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी एस की? 30 मीटर्स पर सेकेंड। सही है। तो आप थोड़े बहुत और प्रॉब्लम्स आप देखिएगा, ज़रूर करिएगा। मास्टर बैंक जो प्रॉब्लम है उससे किसके वाले? रेजोनेंस ट्यूब वाले प्रॉब्लम ज़रूर करिएगा आप, ठीक है ना। मतलब कौन से यार? यही ऑर्गन पाइप वाले प्रॉब्लम, ठीक है। कंसेप्ट और तरीका मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। नोड बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, कट 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 कट, मैटर
क्लोज कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही शानदार लगा हो, एसएचएम और वेव्स के प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से बनाए, और क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, घबराए नहीं, अपने आप पे यकीन करें, आप मचा के ज़रूर आने वाले हैं। ऑलराइट छोटे, घबराने तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। देर इज नथिंग गोना हैपन, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम एकदम परेशान हो के ये भी कर लोगे वो भी कर लोगे। दिस इज़ अ टाइम, ठीक है, जहाँ पे एकदम आप इत्मीनान से चीज़ों को एनालाइज करो जो भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और आपका काम है कर्म करना, फल की चिंता ना करें, स्ट्रेस फील ना करें, स्ट्रेस आउट ना हो, ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि आपने अभी ज़िंदगी देखी भी नहीं उतनी। क्लियर है, आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आराम से कटेगा, सब बढ़िया होगा। आपका काम है मेहनत करना, आप करो, एकदम मचा के करो, ठीक है, लाइक इट्स योर लास्ट चांस। ऑलराइट एवरीवन, एकदम इत्मीनान से अपने आप पे भरोसा रख के करने का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन एकदम स्ट्रेस हो गए, अरे भाई ऐसा वैसा, सब मोह माया है छोटे, है ना। ज़िंदगी में सब बढ़िया होता है, जब तक पिक्चर की मतलब ना एंडिंग अच्छी ना हो ना, तब तक कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। सो बिलीव योर सेल्फ एंड डू द हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज गोना पे ऑफ, ठीक है, आज नहीं कल ज़रूर। चलिए, सो दैट्स इट टुडे द क्लास, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।